92। अच्छा, वो सवाल हम कल कर रहे थे, पास्ट पेपर वाला सवाल, क्वेश्चन 17 पे, उसका पेज नंबर किसी को पता हो अगर? 282। अच्छा जी, ये कल हम सवाल कर रहे थे, तो इधर आप देखें, पार्ट बी जो लेक्चर का था उसमें हमने ये सवाल किया था। सवाल में ना जरा मसला समझें पढ़ के दोबारा क्या था। आतिफ अनवर इज फाइनेंस मैनेजर एंड रिपोर्ट्स टू जमाल अहमद ऑन रिटर्निंग फ्रॉम लीव्स। आतिफ ने नोट किया है कि ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर 2019 हैव बीन प्रिपेयर्ड। ड्राफ्ट हैव बीन, इसका मतलब है अकाउंटेंट ने एंट्रीज वगैरह समझ आई, उसने कर ली हैं। ड्राफ्ट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड, डेप्रिसिएशंस निकल चुकी, इंटरेस्ट निकल चुका, सब हो चुका। ही फाउंड दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव नॉट बीन अपडेटेड फॉर रिवीजन इन डीकमीशनिंग, जो कि साल के पहले दिन होनी चाहिए थी। Atif discussed the matter with Jamal, who advised him to finalize the financial statement without revising the decommissioning cost। क्योंकि decommissioning cost कहते हैं रिवाइज ना करो, इसकी वजह से प्रॉफिट कम हो जाने हैं और मसला हो जाएगा, वुड बी डिक्रीज्ड इफ रिवाइज कॉस्ट वुड बी टेकन इनटू अकाउंट। अगर नई कॉस्ट आपने डाली तो उससे प्रॉफिट कम हो जाने हैं। ये तो आपको पता है बॉस की एडवाइस नहीं होती, ये तो हुक्म होता है बॉस का, और बॉस एम्प्लॉय को गलत काम करने को कह रहा है। तो वही चीजें जो हमने क्लास में पढ़ी थी, इंटेग्रिटी बॉस की वायलेट हो रही है, और प्रोफेशनल बिहेवियर और ऑब्जेक्टिविटी, न्यूट्रल रह के काम नहीं करा। न्यूट्रल रह के क्यों नहीं काम करा? क्योंकि प्रॉफिट बढ़ाने के चक्कर में है वो। तो ये ना करूँ ये पेपर में एथिक्स और डीकमीशनिंग का सवाल मिक्स होके आ गया, तो क्या खत्म करें ये दो लाइनें, छोड़ें, अब मेन सवाल की तरफ आए आप। डीकमीशनिंग कॉस्ट रिलेटेड टू प्लांट हैज इंक्रीज फ्रॉम 50 to 88। एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट इज 12%। दिस प्लांट हैज अ यूजफुल लाइफ ऑफ 6 years। इट वाज परचेज। शुक्र है इस सवाल में डेट ऑफ परचेज भी दी हुई थी, तो इससे पिछला सवाल हमने किया था उसमें डेट ऑफ परचेज नहीं दी हुई थी। एससीएल यूज द कॉस्ट मॉडल, और ये कॉस्ट मॉडल यूज कर रहा है। अब मुझे बता दें कब डीकमीशनिंग होनी चाहिए थी 19 के स्टार्ट में, लेकिन डेट हैव नॉट बीन अपडेटेड, नहीं हो सकी। लेकिन ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिर कैसे फाइनल हुई होंगी? ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल हुई होंगी विदाउट दिस एडजस्टमेंट। इसका मतलब है मैंने कहा था कि 2019 के साल को, मैंने आपके आने से पहले नोट कर लिया हुआ दोबारा, 2019 के साल को नॉर्मल तरीके से चलाएं, और इस साल के डेप्रिसिएशन भी, इंटरेस्ट भी सब नॉर्मल तरीके से निकालें विदाउट चेंजिंग द एस्टीमेट। आपने तो घर जाना था, गुड डिसीजन। तो आपने विदाउट चेंजिंग द एस्टीमेट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना ली, ठीक है। अब क्या ये वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बननी चाहिए थी या 1 जनवरी 19 को रिवाइज सीए निकालना चाहिए था? तो 31/12/18 की फिगर्स को मैंने दोबारा ले लिया था, और 1 जनवरी 19 को मैंने रिवाइज सीए निकाल के फिर डेप्रिसिएशन सही वाली निकाली और इंटरेस्ट सही वाला निकाला, डन। अब मैंने आपको कहा क्या था जाते जाते, कि सवाल पूछ रहे कि व्हाट इज द चेंज इन प्रॉफिट, व्हाट इज द चेंज इन एसेट्स एंड व्हाट इज द चेंज इन लायबिलिटीज। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये वाली एडजस्टमेंट डाल दें, तो मैंने कहा था डेप्रिसिएशन क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो प्रॉफिट, इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो प्रॉफिट कम होगा, और एसेट्स 516 से 534 पे जा रहे हैं, और 33 से लायबिलिटी 59 पे जा रही है। और हमारा जो बॉस है वो ये कह रहा है कि एसेट की प्राइस ना बढ़ाओ, इससे डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट वगैरह बढ़ जाने हैं, उसकी वजह से प्रॉफिट कम हो जाने हैं। तो हमारा बॉस इस चीज से मना करे, वो तो एथिक्स की बात थी, ठीक है। तो एक एरर हो गई है जिसको बॉस सही करने से मना कर रहा है, तो ये बीच में एथिक्स डालने की कोशिश की थी। अब इसमें क्या ऐसी बात है अनएथिकल एग्जामिनर की? अच्छा, अब आप मुझे ये बता दें, देखिए पेपर में जब बंदा बैठा होता है ना, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि उसका माइंड इसी तरह चले कि दोनों डेप्रिसिएशन का डिफरेंस ले, दोनों इंटरेस्ट का डिफरेंस ले। मे बी पेपर में आपका माइंड चल जाता ऐसे कि आप इस डेटे की रॉन्ग एंट्रीज करते और इस डेटे की बोले
ओरिजिनल एंट्रीज करते हैं, ऐसा ही है। इस डेटा से रॉन्ग एंट्रीज करते, इससे ओरिजिनल एंट्रीज करते। तो आप क्या क्या एंट्रीज करते? डेबिट एंड डेबिट, अकाउंट एंड क्रेडिट, इंटरेस्ट, डेबिट, प्रोविजन, ये रॉन्ग एंट्रीज हो जाती। ओरिजिनल एंट्रीज एसेट डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट, डेबिट एंड डेबिट, अकाउंट एंड क्रेडिट और इंटरेस्ट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। माइट भी आप ओरिजिनल और रॉन्ग करते, फिर ओरिजिनल रॉन्ग के बाद आप रेक्टिफाइंग करते। ओरिजिनल रॉन्ग के बाद आप क्या करते? रेक्टिफाइंग करते। ओरिजिनल एंट्रीज करते आप ऐसी पेपर में, रफ वर्किंग ओरिजिनल एंट्रीज करते 152 से 6.4 से, वो 6.35 है 4 है, उसमें ना जाएं। आपने 6.4 लिखवा दिया था, इधर मैंने 6.35 लिखा हुआ है। आप ओरिजिनल करते और क्या करते? रॉन्ग। और फिर क्या करते? रेक्टिफाइंग एंट्रीज। रेक्टिफाइंग एंट्रीज कैसे करते? अकाउंटेंट ने डीकमीशनिंग का एस्टीमेट रिवाइज नहीं किया, कर दो। एसेट डेबिट डीकमीशनिंग पूरे 22 से, डेप्रिसिएशन 3 रुपए पे पड़ी है 6 पे ले, इंटरेस्ट 3 पे पड़ा है 6 पे ले जाओ, तो इंटरेस्ट बढ़ा दिया, डन। डेप्रिसिएशन 147 पे पड़ी है 152 पे ले जाओ। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि पेपर में कुछ बच्चों का जहन इस तरफ भी चला जाता कि मैं ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग एंट्रीज कर लूं? क्या ये पॉसिबिलिटी है? अच्छा, जब उनका जहन इस तरफ चला जाता तो ओरिजिनल रॉन्ग के बाद उन्होंने कौन सी एंट्रीज कर लेनी थी? अब रेक्टिफाइंग एंट्रीज में देख लें कि चेंज कितनी आ रही है। अल्लाह का शुक्र है वो चेंज हमारी वाली चेंज ही होनी चाहिए, डिफरेंस नहीं होनी चाहिए। 1 बाय 1 लेके चलें। एसेट ओवरऑल, ओवरऑल बढ़ रहे, कैलकुलेटर पकड़े, एसेट ओवरऑल बढ़ रहे कितने से? दोनों का डिफरेंस लेके बताएं। ये डेबिट पड़ा है, ये क्रेडिट पड़ा है, 17.75। ये सही है? सही है। लेकिन मैंने कैसे निकाला था? वर्किंग से या एंट्रीज करके? वर्किंग से। लेकिन एंट्रीज करके भी तो कोई बंदा इस तरफ जा सकता है, इस तरफ अगर निकल जाएगा तो सही जाएगा, कोई मसला नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है रेक्टिफाइंग एंट्री चेंज बताती है, रेक्टिफाइंग एंट्री ओरिजिनल बताती है, रॉन्ग बताती है या तब्दीली बताती है? हो क्या चुका है? रॉन्ग। होना क्या चाहिए? चेंज क्या लाएं? इंटरेस्ट बढ़ाना है और डेप्रिसिएशन बढ़ानी है। अगर मैं दोनों को बढ़ाऊं तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो दोनों को जमा करके देखें, ये जवाब आ रहा होगा 7.9। प्रॉफिट इतने से कम हो रहा है। प्रोविजन ओवरऑल, ओवरऑल क्या करनी है? ओवरऑल क्रेडिट डालना है इसमें, तो जरा दोनों को जमा करके देखें। 22 और 2 रुपए जो भी है, 22.8 है, 2.7 कितना? 20 क्लियर हो गया? तो ये दो तरीके थे, या तो वर्किंग्स करके आप डिफरेंसेस ले लेते या इस तरह डिफरेंसेस ले लेते, इट्स अप टू यू। और ज़्यादा अच्छा फॉर्मेट बोर्ड पे है मैंने किया हुआ, सॉल्यूशन में कोई ज़्यादा मज़े का फॉर्मेट नहीं है। मैंने ये दोनों तरीके लिख दिए हुए हैं। ये वर्किंग्स का मैं डिफरेंस ले रहा हूँ, वर्किंग 1 का, और ये मैं रेक्टिफाइंग एंट्रीज से कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ सॉल्यूशन में। दोनों तरीके मैंने दिखा दिए हैं। ये मैंने वर्किंग 1 से कोशिश की है जवाब निकालने की, ये वर्किंग 2। वर्किंग 2 क्या है? हाँ, रेक्टिफाइंग एंट्री। तो वर्किंग से भी चल सकते हैं और एंट्रीज से भी चल सकते हैं। इसी तरह आपको रिवैल्यूएशन का कोई सवाल आ सकता है कि रिवैल्यूएशन की एंट्री अकाउंटेंट भूल गया, तो उसकी दोनों वर्किंग्स कर लेंगे। वर्किंग से भी चल सकेंगे, एंट्री से भी। और एंट्रीज क्या शो करती हैं? चेंज। एंट्रीज क्या शो करती हैं? शो करती हैं। डन। यह वैसे ही एक बात करनी थी आपसे। आइए स्टैंड में आ जाए जी। पेज नंबर कौन सा था जो हमारा चल रहा था? 255। अच्छा, जाते जाते हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी
पता नहीं किधर चलेगी। अच्छा जी, देख लेते हैं दोबारा। मैं ये नहीं कहूंगा देयर इज वेरी थिन लाइन बिटवीन IS 10 एंड 37, देयर इज अ वेरी वाजे लाइन बिटवीन IS 10 एंड 37। व्हाई? एम्प्लॉय इंजर हो गया इस दिन और उसने कोर्ट में केस कर दिया इस दिन, तो अभी हमारे डायरेक्टर्स ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथोराइज इस दिन करनी है, तो अभी हम सेफ एंड पे हैं। तो क्या करें जी? एडजस्ट कर दें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ईयर एंड पे भी एम्प्लॉय सही सलामत नहीं था, कोई मसला था एम्प्लॉय में, डन हो गया, तो इसको कौन सा इवेंट कहेंगे? एडजस्टिंग। किस स्टैंडर्ड की रोशनी में? कि एंट्री हमारे साल बनती है या पिछले साल, ये इस साल एंट्री बनती है या हमारे साल एंट्री बनती है? हमारे साल है, क्योंकि हमारे साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल हो रही है। दूसरा सवाल मेरा ये था आपसे कि अब इसकी एंट्री भी करनी है या नहीं, या फिर प्रोविजन रिकॉर्ड करनी है या कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी आपने इसको कहना है, वो फिर आप लॉयर को फोन करके पूछें कि यार उसने कोर्ट केस कर दिया है, अगर लॉयर कहे 90% चांस है आप केस हार जाएंगे, तो फिर यहां आके एंट्री करें एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, फिर यहां आके एंट्री करते हैं एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। तो केस हारने या जीतने ये कौन सा स्टैंडर्ड बताएगा? IS 37 में लॉयर का मशवरा बताएगा। अब एंट्री किस साल करनी है ये कौन सा स्टैंडर्ड बताएगा? IS 10 बताएगा। क्लियर? ओके। पॉइंट नंबर 7 रह गया हमारा और 8 रह गया ना। A factory worker was seriously injured on 10 दिसंबर 13। भाईजान इंजरी का भाई 10 दिसंबर 13 कौन? 26 जनवरी वर्कर फाइल्ड अ क्लेम। वर्कर फाइल्ड अ क्लेम, ये कौन सा स्टैंडर्ड है? वर्कर फाइल्ड अ क्लेम। हमारे साल आग लगी, इंजरी हुई मिसाल के तौर पर, हमारे साल के बाद उसने केस किया, तो क्या हमारे साल के एंड पे भी कर सकता था ना केस? कोई ना कोई मसला चल रहा था ना। डज दिस कोर्ट केस आफ्टर द ईयर एंड relates to a circumstances that arose after the balance sheet date, या does it relate to a condition that existed at balance sheet date? It relates to a condition that existed at balance sheet date, therefore it is an। अब लॉयर को फोन करके पूछ लेते हैं कि पैसे देने का चांस हाई है या लो है? ये पैसे देने का चांस क्या है? हाई है। तो हाई है तो इसको क्या कहेंगे? प्रोविजन बनाएंगे या कॉन्टिजेंट लायबिलिटी? प्रोविजन, क्योंकि प्रोबेबल है। प्रोबेबल है, पॉसिबल है? तो बता दें जी 31 दिसंबर 13 को मैं क्या एंट्री करूंगा? एक्सेलेंट। 31 दिसंबर 13 को मैं इसे एडजस्ट करूंगा अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन। गुड जी। कितने से? 20 से। ओके। इसको पॉइंट 8 को जरा छोड़ें। जी ये सवाल किया मैं, पेज नंबर 227 पढ़ें जी सवाल को। नाभा पावर लिमिटेड, पेज 227, नाभा पावर लिमिटेड इज प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ईयर एंडेड 30 जून 2017। फॉलोइंग इश्यूज आर अंडर कंसिडरेशन। 226 फॉलोइंग इश्यूज आर अंडर कंसिडरेशन। ऑन 15 मई 2017 हमारा ईयर एंड क्या है? 30 जून 17। ऑन 15 मई 2017 अठा अकर्ड इन वन ऑफ आवर फैक्ट्री। तो धमाका कब हुआ? 15 मई को। सेवरल क्लेम्स आर फाइल्ड बाय एम्प्लॉइज। 7 एम्प्लॉइज मेड क्लेम्स बिफोर ईयर एंड। 7 बंदे 1.5 महीने के अंदर अंदर आ गए
समझ आ रही है बात? 7 महीने थोड़े थोड़े कर, 7 बंदे थोड़े थोड़े करके 1.5 महीने के अंदर आ गए, कभी 2 आ रहे थे, कभी 3 आ रहे थे, कभी 1 आ रहा था। 30 जून पे हमने खड़े होकर देखा कि 7 लोग आ चुके हैं अपने जख्म लेके, एंड फर्दर 3 इंजर्ड एम्प्लॉइज केम इन जुलाई, बाकी 3 जुलाई में आए हैं। IS 10 कहते हैं इनको लपेट लो, और 10 की जनरल एंट्री 30 जून को ही मार दो, इनको लपेट के अंदर ले आओ, सबको खत्म करो बात। क्या 3 लोगों का साल के बाद आना एडजस्टिंग इवेंट है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट? बिकॉज 3 के आने की वजह ये, और 7 तो अंदर ही आ गए ना, 7 की तो टेंशन ना लें, 3 पे IS 10 लगाना है, 7 की तो बाय डिफॉल्ट एंट्री करनी है, वो तो हमारे साल आ गए, उनकी तो टेंशन ही नहीं। वो जो एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग इवेंट क्या पड़ा था, हमारे साल के बाद कुछ होगा जिसे अपने साल लाके डालेंगे, तो 7 एम्प्लॉइज की खर्चा तो बुक करना ही करना है। मसला किन एम्प्लॉइज के कि उनका खर्चा हमारे साल आके बुक करें या ना करें। तो सवाल ये 3 आए किस वजह से? वही धमाका जो पहले हो चुका है, तो हमारे साल के धमाके की वजह से है। इसका मतलब है इनको, इन 3 को भी हमने डाला था, 7 जमा 3 किया था, और लाइबिलिटी या प्रोविजन कितनों पे बुक की थी? पूरे 10 पे। सो दैट वाज IS 10। कोशिश करते हैं हम इसे आज खत्म कर दें IS 10 को कोई आधे घंटे में, फिर हम शुरू करते हैं IS 10 37 के इकट्ठे सवाल जो पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं। पेज नंबर आप निकाल लें 251। जी, कल हमने पढ़ा था एडजस्टिंग इवेंट 2 किस्म के, मे बी फेवरेबल मे बी अनफेवरेबल। अनफेवरेबल था कैशियर कैश लेके भाग गया था, और फेवरेबल ये था इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे पैसे देने थे। लेकिन फेवरेबल अनफेवरेबल के चक्कर में तो ना पड़े, बस सिंपल सी बात करते हैं। एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग असल में चीज है। तो जो ऐसे हैं विच प्रोवाइड एविडेंस ऑफ अ कंडीशन, वो क्या थे? एडजस्टिंग। और विच आर इंडिकेटिव ऑफ अ कंडीशन दैट अरोज आफ्टर द बैलेंस शीट डेट आर कॉल्ड एज, इनकी जनरल एंट्री करनी होती है और इनकी जनरल एंट्री नहीं करनी होती। एडजस्टिंग इवेंट्स को पेपर में कैसे लिखना है? एक्सप्लेन व्हाई इट इज एडजस्टिंग, बिकॉज इट रिलेट्स टू कंडीशन दैट एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट डेट, और एक्सप्लेन द जनरल एंट्री इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ सेल एंड डिक्रीज द इन्वेंट्री, वो जो कंपेटिटर आ गया था। एक्सप्लेन व्हाई इट इज नॉन एडजस्टिंग एंड डिस्कस अबाउट डिस्क्लोजर इफ इट इज, यानी इफ इट इज, अगर ये मटेरियल है, मटेरियल आपने सुनी है या नहीं, बस आपने लिखना है। इफ इट इज मटेरियल इट विल बी डिस्क्लोज्ड इन द नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एग्जांपल्स ऑफ एडजस्टिंग इवेंट्स as per original standard IS 10 given in para 9 of standard. बैलेंस शीट डेट के बाद कोर्ट केस सेटल हुआ, जो ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करती थी बैलेंस शीट डेट पर। वैसे तो ऊपर लिखा हुआ है ये एडजस्टिंग है, लेकिन सोच लें, एक ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करती थी बैलेंस शीट डेट पर, कोर्ट ने हमारे, अभी डायरेक्टर्स ने ऑथोराइज नहीं की थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कोर्ट ने हमारे खिलाफ फैसला सुना दिया इस दिन। तो बताएं इज इट एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग? सेटलमेंट ऑफ अ कोर्ट केस आफ्टर बैलेंस शीट डेट कंफर्मिंग एन ऑब्लिगेशन एग्जिस्टेड एट, सो इट इज कॉल्ड एन एडजस्टिंग। ये दोनों मैंने आपको बता दिया था, डेटर और इन्वेंट्री वाला। क्या बताया था? मैंने कहा था सवाल ने कोई वजह नहीं बताई, काला नुक्ता मैंने फारक कर दिया। साल के बाद मैं डेटर के पास गया, उसने पैसे नहीं दिए, इसका मतलब है साल के एंड पे भी जाता तो उसने पैसे। साल के बाद मैंने इन्वेंट्री बेची और सस्ती बिक गई, इसका मतलब है साल के, इधर देखें, इसका मतलब है साल के एंड पे भी मैं इन्वेंट्री बेच देता तो सस्ती बिकनी थी। रिसीट ऑफ इंफॉर्मेशन आफ्टर बैलेंस शीट डेट दैट एसेट वाज इंपेयर्ड एट बैलेंस शीट डेट। मेरे पास कोई मोबाइल पड़ा हुआ था, अमेरिका से मैंने मंगवाया था, मेरा ख्याल था महंगा बिकेगा,
मुझे बेच के इंफॉर्मेशन मिली कि ये सस्ता बिक गया है, अगर मैं साल के एंड पे भी बेचता सस्ता ही बिकना था। रिसीट ऑफ इंफॉर्मेशन आफ्टर बैलेंस शीट, इंफॉर्मेशन मिली, किस वजह से इंफॉर्मेशन मिली होगी? इन्वेंट्री बेचने की वजह से और डेटर के पास जाने की वजह से इंफॉर्मेशन मिली होगी। इंफॉर्मेशन का मिलना बैलेंस शीट डेट के बाद के बैलेंस शीट डेट पे हमारा एसेट क्या हो गया है? इंपेयर। डेटर प्रूव टू बी रिकवरेबल आफ्टर ईयर एंड दो देयर वाज नो अपेरेंट प्रॉब्लम एट ईयर एंड, एंड लॉस अकर्ड ऑन सेल ऑफ इन्वेंट्री आफ्टर बैलेंस शीट डेट दो देयर वाज नो अपेरेंट प्रॉब्लम एट, हमें नजर नहीं आ रही थी प्रॉब्लम, लेकिन जैसे ही गए तो वो प्रॉब्लम एकदम आ गई। तो रातों रात तो प्रॉब्लम नहीं आई होगी, कोई ना कोई मसला चल रहा होगा। तो ये ऐसा नुकता था जो मैंने अकेले लगाया था, पीछे मुझे कुछ नहीं पता था क्या हो रहा है, लेकिन इस दिन भी मैं चला जाता तो यही होना था मेरे साथ। अच्छा जी, ये बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट है, ये आपने सुनना है। आपने प्लांट यहां बाय कर लिया, और अगले साल प्राइस फाइनल हुई। ये क्या बात हुई यार, अगले साल प्राइस फाइनल हुई? हम दीवाने हैं, हमें प्राइस तो खरीदने वक्त फाइनल करनी चाहिए थी। कभी ऐसा हुआ, कभी आपने सुना हो, आप प्रिंसिपल साहब के पास गए हो, प्रिंसिपल साहब ने कहा यार माशाल्लाह आप तो बड़े लायक बच्चे हैं और अच्छे बच्चे हैं, आपका तो ये भी है वो भी है, आप तो बड़े टेस्ट भी अच्छे देते रहे, आप मेरी क्लास में पढ़ते भी रहे थे, तो आपकी फीस इंशाल्लाह कर लेंगे तय, कोई मसला नहीं, परेशान ना हो, आप आ जाना 2-4 दिन बाद फीस इंशाल्लाह आपकी तय कर लेंगे। ऐसा होता है बिल्कुल। आप कहते हैं सर ठीक है मेरे में एडमिशन ले लूँ सर, हाँ 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 जाएं आप एडमिशन ले लें, वो परेशानी हुआ, और आप एडमिशन लेके चले जाते हैं हालांकि फीस अभी तय नहीं हुई होती। ऐसा होता है दुनिया में। इसी तरह आप एसेट खरीदने गए, इस बंदे से आप एसेट अक्सर खरीदते रहते हैं, इस बंदे ने कहा यार वो डॉलर के रेट चेंज हो गए हैं तो हमारा ओनर बाहर के मुल्क गया हुआ है, उसको जरा आने दो, वो प्राइस तय कर लेगा। आपने कहा मुझे चीज़ की तो बड़ी अशद ज़रूरत है, उसने कहा ले जाओ साल के बाद प्राइस तय कर लेंगे, कोई मसला नहीं यार, आपके साथ पहले कभी हमने कोई ज्यादती की है, कोई महंगी चीज़ आपको बेची है, जो जेन्युइन बनती होगी वो हम ले लेंगे। आप बता दें साल से पहले एसेट खरीदा हुआ है, साल के बाद प्राइस तय हुई है, बैलेंस शीट डेट के ऊपर जो एसेट खरीदने की एंट्री होनी चाहिए वो इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर होनी चाहिए या इस दिन जो हमारा अंदाजा हो, इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर। वाई? क्योंकि प्लांट खरीदा पड़ा, बस साल के बाद कंफर्म होने की देर थी ना, वो कंफर्म होगी प्राइस, तो ऐसी बोंगी मार के को प्राइस खुद ही अपने से सोचें तो बेहतर क्या है कि पता चल गई ये प्राइस, तो इसी प्राइस पे एसेट को रिकॉर्ड करें। और अगर यकम नवंबर को खरीदा हुआ था तो फिर 2 महीने की डेप्रिसिएशन भी इस प्राइस पे बुक करें। सिमिलरली सेल में ये सिनेरियो हो सकता है, फिक्स एसेट आपने सेल कर दिया लेकिन प्राइस तय कब होनी है, आपने चीज बेची, अगले ने कहा मुझे जरा इस्तेमाल करने दो फिर मैं देखता हूं कितने पैसे देने हैं, तो आपने चीज बेच दी, इधर पैसे आने हैं इधर, तो अल्लाह का शुक्र है अगर डायरेक्टर्स के साइन होने से पहले पैसे आ जाएं तो फिर तो मसला ही नहीं रहा कि कितने आने हैं, जो आए उसी को यहां कैश रिसीव्ड के तौर पे समझ लें, यानी डिस्पोजल प्रोसीड समझ लें। आए तो नहीं होंगे, रिसीवेबल होंगे शायद वो। डिटर्मिनेशन ऑफ, इधर क्या लिखा हुआ था, रिसीट ऑफ इंफॉर्मेशन मिली साल के बाद के डेटर बैड है, कब क्यों मिली, गए थे तो पता चल गया बैड है। इधर क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ परचेज प्राइस, ऐसा खरीदा जा चुका है, इधर क्या प्राइस, इधर क्या हो रही है, सिर्फ डिटर्मिन, इधर क्यों क्या इवेंट हो रहा है, इधर के इवेंट का नाम बताएं, डिटर्मिन, तय हो रही है परचेज प्राइस ऑफ फिक्स्ड एसेट आफ्टर बैलेंस शीट डेट व्हिच हैज बीन परचेज्ड बिफोर ईयर एंड। तो ये नोट कर लें, परचेज बिफोर ईयर एंड बट प्राइस इज फाइनलाइज्ड आफ्टर ईयर एंड। जी तब एंट्री नहीं होगी, वर्क इन प्रोग्रेस टाइप को अंदाजन डेबिट आपने करना है कर दो, मुनासिब नहीं है फिर कोई एंट्री करना, लेकिन इन द एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश होने से पहले कुछ ना कुछ एंट्री भी करनी पड़ेगी आपको। एंट्री अगर ना भी हो ना नवंबर दिसंबर में तो कोई इतनी परेशानी की बात नहीं होती, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल हो रही है तब तक कोई एंट्री करनी होती है। डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, बिल्कुल होगी, अगर आपने यकम नवंबर को खरीदा है, यकम दिसंबर को खरीदा है, डेप्रिसिएशन चार्ज ना करें ना, वेट कर लें, मार्च तक ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे हाथ में ही है ना, तो 31 दिसंबर की डेट डाल के परचेज की एंट्री भी कर लेंगे, डेप्रिसिएशन की भी कर लेंगे, प्राइस बस फाइनल होने का इंतजार कर लें। अगर बाद में वो तो फिर अगर मटेरियल है तो वो तो अलग बात है। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 4, अब आप बड़े हो गए, जरा खुद पढ़ने की कोशिश करें चीजें। ये तो यार कल किया था ना सवाल, डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड एंड एरर, डिस्कवरी इधर हुई है,
अच्छा यार, मजे मजे की बातें सुने। पॉइंट 2 में क्या था? इधर रिसीट ऑफ इंफॉर्मेशन हुई थी कि पिछले साल की इन्वेंट्री सस्ती बिकी है, पॉइंट 2 में। 3 में क्या था? इधर डिटरमिन हो रही थी क्या? प्राइस, जो एसेट बाय कर चुके थे साल से पहले। इधर डिस्कवरी हो रही है किसकी? फ्रॉड की, जो साल से पहले हो चुके हैं। डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, विच फ्रॉड अकर्ड बिफोर रिपोर्टिंग डेट। जो रिपोर्टिंग डेट से पहले फ्रॉड हो चुका है। इधर देखें भाईजान, आप इंश्योरेंस कंपनी से निगोशिएशन कर रहे थे इस दिन के, यार मुझे पैसे दे दो। इंश्योरेंस कंपनी ने कहा निगोशिएशन जारी रखते हैं। 2 जनवरी को इंश्योरेंस कंपनी ने कहा आ जाए भाईजान पैसे ले जाएं। तो निगोशिएशन तो इधर चल रही थी ना, तो बस प्राइस का मसला था। तो इसको क्या लें? एडजस्टिंग इवेंट। अब अंदाजन प्राइस 31 दिसंबर को बुक करें, या जो साल के बाद मिली है, अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे हाथ में ही है। याद रखें, जब तक डायरेक्टर्स ऑथराइज नहीं कर देते फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनवरी फरवरी मार्च, तब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे हाथ में ही होती हैं। तो कोई मसला नहीं, इस दिन वाली जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसको इस दिन इनकॉर्पोरेट कर लें। अमाउंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ लीगल और इंश्योरेंस क्लेम विच वर इन नेगोशिएशन एट ईयर एंड। तो इंश्योरेंस कंपनी से साल के बाद पैसे मिले, लेकिन हमें इधर पता ही नहीं था कितने पैसे मिलने हैं, तो अंदाजन एंट्री करने की जरूरत नहीं। अब साल के बाद पैसे मिल गए, वही प्राइस इधर बुक कर ले। अच्छा यार, ये जरा समझिएगा कॉन्सेप्ट, ऊपर देखें। अगर आपने अनाउंस कर दिया ना बोनस, और एम्प्लॉइज में वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो गई है, और बस तय ये हुआ है कि प्रॉफिट का 5% बोनस मिलेगा, और अनाउंस हो गया दिसंबर से पहले, प्रॉफिट किसी को नहीं पता। अभी ऑडिटर ही नहीं आई, जनवरी फरवरी में ऑडिट होगा, हमारी गलतियां सही होंगी, फरवरी में जाके प्रॉफिट पता चला। सही वाला प्रॉफिट तो ऑडिटर ही बता सकते हैं ना। तो उस प्रॉफिट पे जब हम 5% लगाएंगे, तो वो 5% प्रॉफिट पे लगा के 100 रुपया प्रॉफिट है उसका 5 रुपए, उस 5 रुपए की एंट्री 31 दिसंबर को करें या छोड़ दें एंट्री? 31 दिसंबर पे आके करें। वाई? बिकॉज देयर वाज अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन एट ईयर एंड। सिर्फ किस चीज का फटा था? अमाउंट का फटा था। अमाउंट डायरेक्टर के ऑथोराइज होने से पहले फाइनल हो गई है, तो इट इज ऑल्सो एन। लेकिन अगर, समझ गए होंगे आप, लेकिन अगर अनाउंस ही जनवरी में होता तो फिर तो वो कंस्ट्रक्टिव, फिर तो ईयर एंड पे कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं। तो जरा पढ़ने की कोशिश करें क्या लिखा हुआ है। द डिटर्मिनेशन, ये अल्फाज यार समझ आ रहे हैं आपको? डिटर्मिनेशन, रिसीट ऑफ इंफॉर्मेशन, डिस्कवरी, अल्फाज समझ आ रहे हैं? डिटर्मिनेशन आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। रिपोर्टिंग डेट क्या होती है? डिटर्मिनेशन आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट ऑफ द, ये ना 5-6 मैं बार बार पढ़ रहा हूं, असल में इसमें से एमसीक्यूज भी आ जाते हैं अक्सर, तो इसी इंग्लिश से पेपर में सवाल भी आ जाता है। तो ये एग्जांपल स्टैंडर्ड की हमें पता होनी चाहिए। बेसिक थीम और कॉन्सेप्ट तो वही है जो हमने कल पढ़ लिया था। डिटर्मिनेशन आफ्टर द बैलेंस शीट डेट ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग और बोनस पेमेंट्स इफ द एंटिटी हैज अ प्रेजेंट लीगल और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग डेट। क्या ऑब्लिगेशन है? टू मेक सच पेमेंट्स। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन की मिसाल लिख लें, अनाउंस्ड बिफोर ईयर एंड, अनाउंस्ड बिफोर ईयर एंड। लीगल ऑब्लिगेशन क्या हो सकती है? हुकूमत ने क्या बोनस दो। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन का मतलब अनाउंस्ड बिफोर ईयर एंड। ये जी किसकी मिसालें हो गई? एडजस्टिंग की। आगे किसकी मिसालें हैं? वो अपकमिंग पेजेस में आ रही हैं। सबर 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 सबर। एडजस्टिंग के डिस्क्लोजर हैं या नहीं है? लेकिन नॉन एडजस्टिंग अगर मटेरियल है तो 2 चीजें डिस्क्लोज करें, नेचर ऑफ इवेंट एंड एस्टीमेट ऑफ। अच्छा वैसे कल मैं सोच रहा था कि कल जो मैं आपको इंग्लिश लिखवा रहा था, अगर आप पेपर में उसको इस तरह लिखाएं, however if the amount is material it will be disclosed in the notes to the financial statements by giving a nature of event and estimate of। ये बात उधर भी लिखते थे ना, contingent liability contingent asset में, तो इस तरह की बात अगर आप लिखेंगे ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन एक डिस्क्लोजर मस्ट है, चाहे वो मटेरियल हो जाए इमटेरियल, फाइनल डिविडेंड, उसका डिस्क्लोजर मस्ट देना। अच्छा
अब वो नॉन एडजस्टिंग की एग्जांपल्स, पेज नंबर 253, पेज नंबर 253। इसमें ना ये आईकैप की किताब में अभी इस दफ़ा उसने डाली हैं, इसमें ना उसने कंजूसी की है फ़िक्रे लिखने में, तो फ़िक्रे काफ़ी सारे इसने अधूरे लिखे हैं, वो अधूरे फ़िक्रे मैं आपको पूरे खुद करवाता रहूँगा। साल के बाद सब्सिडरी को खरीदा, बता दें जी 31, अब आपने ऊपर पढ़ लिया सारे नॉन एडजस्टिंग का, फायदा क्या होगा समझाने का। साल के बाद सब्सिडरी को खरीदा, तो मुझे बताएं अगर मैंने 2 जनवरी को सब्सिडरी को खरीदा तो 31 दिसंबर पे आगे कंसोलिडेशन करने की जरूरत है पिछले साल? नहीं। मेजर बिजनेस कॉम्बिनेशन आफ्टर द बैलेंस शीट डेट और डिस्पोजिंग ऑफ अ मेजर सब्सिडरी आफ्टर द बैलेंस शीट, व्हाई इट इज नॉन एडजस्टिंग? क्योंकि बस ठीक है, सब कंसोलिडेशन होनी तभी जब सब्सिडरी को खरीदें। अनाउंसिंग अ प्लान टू डिसकंटिन्यू एन ऑपरेशन आफ्टर ईयर एंड, ये मैं कह रहा था आईकैप ने ना अधूरा अधूरा लिखा हुआ है, पूरा लिखना चाहिए। अनाउंसिंग अ प्लान टू डिसकंटिन्यू एन ऑपरेशन आफ्टर ईयर एंड, अगर हमारे साल से पहले अनाउंस हो गया रिस्ट्रक्चरिंग होनी है फिर एडजस्टिंग इवेंट, और अगर हमारे साल के बाद अनाउंस हुआ रिस्ट्रक्चरिंग होनी है नॉन एडजस्टिंग। जैसे भी बोनस था हमारे साल से पहले अनाउंस हो गया था तो फिर एडजस्टिंग। मेजर परचेज ऑफ एसेट्स, मेजर डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, मेजर एक्सप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स बाय गवर्नमेंट आफ्टर ईयर एंड। अल्लाह भला करे किताब बनाने वाले का, इसको ये लिखनी चाहिए थी बातें। मेजर परचेजेस ऑफ एसेट, मेजर डिस्पोजल ऑफ एसेट और मेजर एक्सप्रोप्रिएशन ऑफ मेजर एसेट्स बाय गवर्नमेंट आफ्टर ईयर एंड। बता दें जी साल के बाद एक्सप्रोप्रिएशन क्या होता है? हुकूमत ने कब्जा कर लिया हमारे एसेट पे, अगर साल के बाद हुकूमत कब्जा कर ले हमारे एसेट पे, नॉन एडजस्टिंग, नॉन एडजस्टिंग। हाँ, हाउएवर इफ इट इज मटेरियल डिस्क्लोज करके बता दें यूजर को कि यार साल के बाद कब्जा हो गया, लेकिन अगर कब्जा हुकूमत साल से पहले कर ले। अच्छा, एक और चीज हमने पढ़ी थी, उससे मिक्स नहीं करना कि अगर परचेज साल से पहले हो गया प्राइस बाद में पता चली, वो अलग बात है। ये तो परचेज ही कब हो रहा है? आफ्टर। ये तो कौन सा इवेंट होगा? मेरे ख्याल से तो ये बताने की जरूरत ही नहीं यार, पता नहीं आईकैप क्यों ये सदा सदा बातें बता रहे हैं। साल के बाद सब्सिडरी खरीदी, नॉन एडजस्टिंग ऑब्वियसली। 4 जनवरी को फिक्स एसेट खरीदा, ऑब्वियसली नॉन एडजस्टिंग। 4 जनवरी को आपने फिक्स एसेट बेचा, ऑब्वियसली नॉन एडजस्टिंग। 4 जनवरी को आपने अनाउंस कर दिया हम फलां बिजनेस बंद कर रहे हैं, नॉन एडजस्टिंग। नहीं, एक्सपेंस डेबिट एसेट क्रेडिट, सॉरी, हाँ बस। द डिस्ट्रक्शन ऑफ मेजर प्रोडक्शन प्लांट बाय फायर, 4 जनवरी को प्लांट का आग लग गई, हमारे साल क्या करें? कुछ भी नहीं करना। अनाउंसिंग और कमेंसिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ मेजर रीस्ट्रक्चरिंग आफ्टर ईयर एंड, इट इज नॉन एडजस्टिंग। साल के बाद शेयर इश्यू किए, कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, साल के बाद शेयर इश्यू किए, नॉन एडजस्टिंग। साल के बाद आपने प्रेफरेंस शेयर इश्यू किए, नॉन एडजस्टिंग। साल के बाद डिविडेंड अनाउंस किया, नॉन एडजस्टिंग। मेजर ऑर्डिनरी शेयर ट्रांजैक्शंस एंड पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर ट्रांजैक्शन, पोटेंशियल शेयर्स हमारे आईएस 33 में तो नहीं पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स कोई हैं? कुछ शायद थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो। चलिए, पोटेंशियल होते हैं जो शेयर इशू हो सकते हैं आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। मेजर ऑर्डिनरी शेयर ट्रांजैक्शन, पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर ट्रांजैक्शंस आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। तो रिवाइज वो रिपीट हो गया 2 दफा, मादरत, इसको काटना पड़ेगा, एफ और जी सेम है। एंटरिंग सिग्निफिकेंट कमिटमेंट्स और कंटिंजेंट लायबिलिटीज बाय इशूइंग सिग्निफिकेंट गारंटीज, ये वो कंटिंजेंट लायबिलिटी नहीं है। साल के बाद गारंटीज इशू की, ये तो क्या है? लेकिन साल के अंदर वाली गारंटीज भी मैंने बताया था नॉन एडजस्टिंग है, अनलेस कि अगली पार्टी क्या कर दे? डिफॉल्ट कर दे। ये तो बात कल पड़ी थी ना। तो साल के बाद किसी की गारंटी दे दी, ये तो ऑब्वियसली नॉन एडजस्टिंग है। लेकिन अगर साल के अंदर किसी की गारंटी दे दी और वो साल के अंदर ही डिफॉल्ट कर गया तो एडजस्टिंग है। कमेंसिंग अ मेजर लिटिगेशन, कमेंसिंग अ मेजर लिटिगेशन अराइजिंग सोली ऑफ इवेंट दैट अकर आफ्टर बैलेंस शीट डेट। 2 जनवरी को आग लगी और 4 जनवरी को एम्प्लॉयज ने केस किया। सोचे सोचे सोच के बोला करें, ऐसे ना बोले। 2 जनवरी को आग लगी और 4 जनवरी को एम्प्लॉयज ने केस किया, इट इज 28 दिसंबर को आग लगी, 2 जनवरी को एम्प्लॉयज ने केस किया, इट इज एडजस्टिंग। ये ना वैसे जो नॉन एडजस्टिंग की लिस्ट है और ये जो एडजस्टिंग की लिस्ट है, ये जरा स्टैंडर्ड में भी दी हुई है। पहले जरा मैं नॉन एडजस्टिंग की लिस्ट ना, अच्छा हाँ, स्टैंडर्ड बनाने वाला ज्यादा अच्छा था। उसने पैरा 22 में ये लिस्ट दी है
द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ नॉन एडजस्टिंग इवेंट आफ्टर बैलेंस शीट डेट, तो उसने ऊपर ही बैलेंस शीट डेट के बाद लिख दिया हुआ है ताकि बार बार ना लिखना पड़े। तो बुक में भी इसी तरह लिखा हुआ है, गुड, बुक में भी इसी तरह लिखा हुआ है। द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन एडजस्टिंग इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, अनाउंसिंग अ प्लान टू डिसकंटिन्यू एन ऑपरेशन एंड मेजर परचेज ऑफ एसेट। असल में ना स्टैंडर्ड में कुछ बातें आउट ऑफ सिलेबस थी, IFRS 5 आपने पढ़ा नहीं हुआ, और ये चीजें आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया सारा, तो बस ठीक है। ये पैराज मैं आपको स्टैंडर्ड से टिक नहीं करवा रहा क्योंकि ये पैराज आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये एग्जांपल्स हैं या कोई वर्डिंग है जो हमने उठानी है स्टैंडर्ड खोल के, एग्जांपल्स हैं। तो एग्जांपल्स तो अल्लाह का शुक्र है आपको समझ आ गई हैं, तो इनकी रिटेंशन काफी है, तो स्टैंडर्ड के पैराज टिक करवाने की जरूरत नहीं है। तो मोहतरम ये किसकी एग्जांपल्स खत्म हुई? एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग की। अब हमने शुरू करनी है जी डिस्क्लोजर्स। डिस्क्लोजर्स वो किधर है? एनुअल रिपोर्ट 2019। ये जी मोहतरम IAS 10 के डिस्क्लोजर्स हैं। ये किसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं? पैकेजेस की। ये IAS 10 के डिस्क्लोजर्स हैं। जरा आप इनको पढ़ने की कोशिश करें। ईयर एंड मैं ऊपर लिख देता हूं, ईयर एंड हमारा 31/12/19 है। ये जी डिस्क्लोजर्स IAS 10 के हैं। और देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बिल्कुल ना, ये नोट्स में भी सबसे एंड पे नोट दिया हुआ है, नोट नंबर 48, 49, डेट ऑफ ऑथराइजेशन फॉर इशू। कल हमारे डायरेक्टर्स ने किस दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑथराइज की थी? किसी को याद हो? 31 दिसंबर 13 था, तो हमारे डायरेक्टर्स ने किस दिन ऑथराइज की थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट? 31 मार्च 14 को। अगर 31 मार्च 14 के बाद हमें कुछ भी पता चल जाए तो हमारे स्टैंडर्ड नहीं, नॉन एडजस्टिंग नहीं, वो मैंने कहा था नॉट एन एडजस्टिंग, नॉट अ नॉन एडजस्टिंग। हमारे 31 मार्च के बाद हमें इस साल की भी गलती पता चल जाएगी ना, तो हम कुछ कर नहीं सकेंगे। क्यों? इस दिन डायरेक्टर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथोराइज कर चुके हैं फॉर इशू, कि इनको क्या कर दिया जाए? इशू कर दिया जाए। तो बेसिक थीम स्टैंडर्ड की जरा समझिएगा। दिसंबर में आग लगी, डायरेक्टर के साइन करने से पहले पता चल गया फरवरी में, एडजस्टिंग। जनवरी में आग लगी, फरवरी में पता चल गया। नवंबर में आग लगी, मई में जाके पता चला। ये तो IAS 10 के स्कोप से ही बाहर है। तो क्या यूजर को फिर बताना चाहिए डायरेक्टर ने साइन किस दिन किए हैं, ताकि उन्हें पता हो कि इस दिन के बाद वाली चीजें तो लोगों ने इनकॉर्पोरेट ही नहीं की क्योंकि ये IAS 10 के स्कोप से बाहर थी। तो IAS 10 का एक डिस्क्लोजर है कि आपने डेट बतानी है, किस दिन डायरेक्टर्स ने ऑथोराइज किया। और एक और डिस्क्लोजर है IAS 10 का, किसने ऑथोराइज किया। मुख्तलिफ मुल्कों में ना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी होते हैं, कुछ और डायरेक्टर्स भी होते हैं, तो आपने ये भी बताना है किसने ऑथोराइज किया। दो डिस्क्लोजर है IAS 10 के, पढ़ लें। डेट ऑफ ऑथोराइजेशन फॉर इशू। पेपर में डिस्क्लोजर बनाने को आ गया तो इसकी तस्वीर खींच लें, बस ये आपने डिस्क्लोजर बनाने। डेट फॉर ऑथराइजेशन ऑफ इशू डाउनलोड करके रख ली है वैसे आप लोगों ने, ठीक है। और अगर डाउनलोड करके रख ली है तो अभी मैं आपको इसका पेज नंबर भी लिखवा दूंगा, 151, पैकेजेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 2019 की। दीज अनकंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ये क्या लिखा हुआ है? सेपरेट होंगी ना, दीज सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दीज एक मिनट, मुझे IAS 10 लिख लेने दो ऊपर पहले। These financial statements are authorized for issue on 13 मार्च। समझ आया? जनवरी, फरवरी और मार्च की 13 तारीख के बाद अगर डायरेक्टर को कुछ पता भी चला होगा ना तो वो चुप कर गए होंगे, बस यार अब क्या कर सकते हैं, इशू हो चुकी हैं। और इशू और ऑथराइज करने वाला कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इस नोट का नाम क्या है? मैच्योरिटी एनालिसिस। चपेड़ मारे बंदा। PP राइट ऑफ यूज नोट का नाम है क्या? डेट ऑफ ऑथराइजेशन फॉर इशू। डेट एंड हु इशूड? डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अच्छा, एक डिस्क्लोजर मैंने आपको कल बता दिया था, मस्ट डिस्क्लोज फाइनल डिविडेंड। 19 का फाइनल डिविडेंड
20 में अनाउंस होगा। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज प्रोपोज्ड द फाइनल कैश डिविडेंड फॉर ईयर एंडेड 31 दिसंबर 19 रुपीज 12 पर शेयर अमाउंटिंग टू रुपीज इतने मिलियन एट देयर मीटिंग हेल्ड ऑन 13 मार्च 2020। इसको छोड़े पर कि आगे शेयर होल्डर्स ने क्या करना है। शेयर होल्डर्स फिर इसको अप्रूव करते हैं, वो कंपनी लॉ की बातें होंगी। तो बता दें जी, डायरेक्टर्स ने किस दिन ऐलान कर दिया था डिविडेंड का? 13 मार्च को। और इसलिए इस डिविडेंड को हमने क्या किया, सिर्फ SOCIE में डाला होगा 2019 में। ये किस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाएगा? 2020। किसी ने 2020 की भी तो नहीं घर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाउनलोड करके रख ली हुई कि उसकी स्टेटमेंट चेन इक्विटी में जाके ये ढूंढ रहा हो? वैसे मिल सकता है अगर उसने जाके ढूंढे तो। 19 में डिस्क्लोज होगा और 20 में। अच्छा, अगर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आपको घर में टाइम मिले और इसकी SOCIE खोलें, उसमें आपको कौन सा फाइनल डिविडेंड मिलेगा? 19 वाला 20 में रिकॉर्ड होना है, हम 19 में खड़े हैं, तो इनकी SOCIE में कौन सा वाला मिलेगा? 18 का। लेकिन इनके नोट्स में कौन सा मिलेगा? 19 का। क्लियर होगी बात? मैं यहाँ पर एक बात लिख दूं आज डरते डरते कि अगर मेरा ईयर एंड 31/12/19 है तो 2018 का फाइनल डिविडेंड SOCIE में जाएगा और 2019 का फाइनल डिविडेंड क्या होगा? डिस्क्लोज होगा। तो ये बात आपको बुरी तो नहीं लगेगी? चलें, यार नोट करने के प्रोग्राम नहीं होता आप लोगों का, मुझे लगता है। चली गई, आप क्या करें? कुछ भी नहीं कर सकते। नॉट एडजस्टिंग, नॉट अ नॉन एडजस्टिंग, कुछ भी नहीं कर सकते। जी, बंद करवाने या ऊपर करवाने हैं विंग्स? ऊपर करवा दो विंग्स। भाईजान ये इशू था। अच्छा, ये FR1 का नॉलेज है और ये ग्रीन में FR2 का नॉलेज है। FR1 में ये वाली बात आपको पता थी, FR2 में ये पता चल गया आज। यार तूने उधर से तीर से लिया है, डायरेक्ट इस पे आके बजा तीर। ओह मैन, ये तो रिमोट ले आया आज। तो घर वाले क्या कर रहे होंगे अगर तू इधर रिमोट ले? कॉलेज ये कहाँ स्टूडेंट्स को जरा मुझे भी बताओ। अच्छा, ओके, so that's really interesting today that we have seen with our naked eyes the disclosures of IAS 10। हमने खुली आंखों से IAS 10 के डिस्क्लोजर आज देख लिए, मतलब मजा आ रहा है। ट्राई करें इनको पढ़ने की। अच्छा जी, पेज 252, पेज 252। यार ये डायग्राम आपने देखनी हुई देख लीजिएगा, ये आपको मैंने सारी समझा दी हुई है। ये छोड़ने पर है, ये छोड़ने पर है, सारा रिपीट हो रहा है। डिविडेंड्स, if an entity declares dividend to holders of equity instrument after the reporting date, after the reporting date, तो इसको कौन सा डिविडेंड कहते हैं? बोलें if an entity declared dividend after balance sheet date, final dividend, the entity shall not record those dividend as liability at the end of reporting date. Such dividend are disclosed in the notes। देख लिया आप लोगों ने ये? तो बता दें 31/12/19 में डिस्क्लोज क्या होगा? 19 का फाइनल डिविडेंड, लेकिन रिकॉर्ड क्या होगा? 18 का फाइनल। तो ये बात हमने पढ़ी है। छोड़, इसको छोड़ दें। अच्छा जी, एक डिस्क्लोजर ये हो गया हमारा।
IAS 10 के डिस्क्लोजर्स, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज्ड, द डेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ऑथराइज्ड फॉर इशू। कौन सी डेट आ रही थी यार, पेज कौन सा है, 2019 की पैकेजेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का 151, 2019 की पैकेज, ये दोनों डिस्क्लोजर मैंने आपको दिखा दिए हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज, द डेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ऑथराइज्ड फॉर इशू एंड द पर्सन हु ऑथराइज, किन्होंने किया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। यार ये पता नहीं अजीब सी बात है, स्टैंडर्ड में लिखी हुई, इफ द एंटिटीज ओनर्स हैव द पावर टू अमेंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आफ्टर इशू, डायरेक्टर के इशू के बाद शेयर होल्डर उसको अमेंड कर सकें, तो एंटिटी ये फैक्ट लोगों को बता दे कि शेयर होल्डर भी अभी इसको अमेंड कर सकते हैं। लेकिन ये बात बस इसी हद तक आपने पढ़नी है, इसके कॉन्सिक्वेंसेज नहीं सोचने सवालों पे। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यूजर्स टू नो व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकॉज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट रिफ्लेक्ट द इवेंट, लीव इट। ओके इधर देखें जी, दो डिस्क्लोजर हो रहे हैं, ये 31 दिसंबर 12 है और ये 31 मार्च 13 है। ये कौन सी डेट होगी, डेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑथोराइज्ड फॉर इशू। आपने कोई एसेट को वैल्यू लगवाई वैल्यूअर से, अब आपको पता नहीं चल रहा कि वैल्यूअर जो है वो पेरेंट कंपनी या कोई सब्सिडरी कंपनी है, यानी वैल्यूअर कंपनी एक्स है या वाई है। क्यों नहीं पता चल रहा आपको, क्योंकि आपने कंपनी एक्स से रिक्वेस्ट की थी जो कि एक पेरेंट कंपनी थी, आपकी पेरेंट नहीं थी, पेरेंट किसकी थी, ऑफ वाई। तो आपने कंपनी एक्स से रिक्वेस्ट की कि यार मुझे वैल्यूअर भेज दो। अब आपको पता नहीं चला कि वैल्यूअर कंपनी एक्स ने भेजा है या इसने अपनी सब्सिडरी से कोई वैल्यूअर भेज दिया है, अब हमें पता नहीं चल रहा। तो साल के बाद अगर पता चल जाए 2-3 महीने के अंदर, तो फिर किसका नाम लिखें, अगर एक्स ने वैल्यू किया तो उसका नाम लिख दें, वाई ने वैल्यू किया तो उसका नाम लिख दें। इससे क्या अमाउंट्स पे फर्क पड़ेगी या डिस्क्लोजर अपडेट होंगे, बस डिस्क्लोजर अपडेट होंगे। ये तो मिसाल होगी सिर्फ अंग्रेजी अपडेट होने की कि आफ्टर ईयर एंड आपको पता चला कि नहीं यार वाई ने वैल्यूएशन की थी, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं था तो इसने जिम्मेदारी इसकी लगा दी थी। अब वैल्यूअर का नाम क्या लिखें, कंपनी एक्स या कंपनी वाई, एक बात ये होगी। दूसरी बात, लॉयर ने इधर कहा था कि 50 मिलियन की लायबिलिटी है, लेकिन जब यहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज होने वाली थी ना, तो लॉयर ने कहा यार मुझे ना जज के खतरनाक लग रहे हैं, क्या कहते हैं, अजाइम, तो मुझे लग रहा है 60 मिलियन देना पड़ेगा। क्या मशवरा है, लायबिलिटी किस पे बुक करेंगे, लायबिलिटी तो करनी है बुक, लायबिलिटी तो करनी है बुक। लॉयर ने एक पुरानी बात बता दी है, साल से पहले भी लॉयर ने अंदाजा लगा दिया था। जब डायरेक्टर साइन करने लगे तो लॉयर ने कहा नहीं यार मेरा ख्याल है 60 मिलियन शायद देने पड़ेंगे आपको, बता दें। अब ये जो डिस्क्लोजर मैंने अपडेट करना है, क्या ये अमाउंट अपडेट करनी है या खाली कोई अंग्रेजी अपडेट करनी है, अमाउंट अपडेट करनी है। मेरी एंट्री जो फाइनल होनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो 60 मिलियन वाली होनी चाहिए या 50 मिलियन वाली होनी चाहिए, 60 मिलियन। तो लॉयर का ख्याल पहले क्या था, 50, अब लॉयर का ख्याल क्या है, 60। तो ये जरा दो बातें मैंने मुझे पढ़ने थे, फिर नोट कीजिएगा। इफ एन एंटिटी रिसीव इंफॉर्मेशन आफ्टर बैलेंस शीट डेट, if an entity receive information after the balance sheet date about the conditions that existed at the end of reporting period, it shall update the disclosures that relate to those conditions in the light of new information. An entity may need to update the disclosure even when information does not affect the amounts. ये बताएं मतलब, an entity may need to update the information even if it do not affect the amount. ये वाली मिसाल इसकी होगी ना, तो इसका मतलब है दोनों डिस्क्लोजर आपने क्या करने हैं, अपडेट करने हैं। क्लियर?
अब हमारा एक मिनट, अब हमारा आखिरी कॉन्सेप्ट रह गया गोइंग कंसर्न। तो मेरे ख्याल से आज के कॉन्सेप्ट्स बस काफ़ी हो गए हैं, हम गोइंग कंसर्न वाला कॉन्सेप्ट नहीं करेंगे, बस हम पास्ट पेपर के कुछ सवाल कर लेते हैं। तो ये आखिरी कॉन्सेप्ट नोट कर लें। इसमें अगर लॉयर के कहने पे आपने एंट्री कर ली हुई एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट 50 से, तो साइन होने से पहले आप एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट 10 रुपये से और कर लें। अमाउंट अफेक्ट हो रही है इसमें, और नीचे वाले में अमाउंट नहीं इफेक्ट हो रही, वैल्यू और वैल्यू लगा के चला गया, बस पता नहीं चल रहा था कि बड़ी कंपनी ने वैल्यूअर भेजा या छोटी कंपनी ने भेजा है, तो बाद में पता चला कि छोटी कंपनी ने भेजा, तो बस उसका नाम लिख दें वैल्यूअर का। गोइंग कंसर्न है 10-12 मिनट का कॉन्सेप्ट, ये फिर इंशाल्लाह देख लेंगे। ओके इधर है ग्लास। डिस्क्लोजर बता दें जी IAS 10 के कौन कौन से हैं। डेट कौन सी, जिस दिन डायरेक्टर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज की। दूसरा डिस्क्लोजर किस दिन हुई, किस दिन हुई। तीसरा डिस्क्लोजर किसने की, किस दिन की, ये अलग अलग थे। और तीसरा डिस्क्लोजर फाइनल डिविडेंड बताना है, फाइनल डिविडेंड बताना है जो साल के बाद अनाउंस। और चौथा डिविडेंड, अगर साल के बाद डिस्क्लोजर या अमाउंट अपडेट करनी पड़ रही है तो कर दें या छोड़ने पड़े, कर दें। एक डिस्क्लोजर हो रहा है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स अगर मटेरियल हैं वो भी तो डिस्क्लोज करने हैं ना, वो तो मेन डिस्क्लोजर है। नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स अगर मटेरियल हैं तो वो भी डिस्क्लोज करने हैं। तो ये 4-5 डिस्क्लोजर हैं इसके, और सारे इकट्ठे लिखे हुए हैं। अगर आप लिस्ट पूरी करना चाहें, देखें इधर, एक तो ये हो गई डिस्क्लोजर, इसमें हमने कोई ऐसे 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 लाइन लगा ली। एक तो ये हो गए डिस्क्लोजर, और एक डिस्क्लोजर हो गए, ये हो गए डिस्क्लोजर, एक ये हो गए डिस्क्लोजर, और एक और मैंने बताया नॉन एडजस्टिंग इवेंट अगर मटेरियल है तो उनको क्या करना है, डिस्क्लोज करना है। किसके डिस्क्लोजर्स हो गए जी, ये IAS 10 के। पास्ट पेपर्स किस पेज से शुरू हो रहे हैं, टू 72। टू 72। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन 2 जी, पॉइंट नंबर 2। आपको एक दफा पढ़ने दूं या फिर खुद बता दूं, पढ़ने दें, चलें 1 मिनट सिर्फ मैं दिया करूंगा। 2 का 2 पढ़ लें। मोहतरम 2 का 2 पढ़ना है। फॉल सीलिंग इंशाल्लाह क्लास के बाद देखेंगे। यार 2 का 2 पढ़ना है तो मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं तो कुछ साथ साथ चीजें ढूंढ रहा हूं ताकि साथ साथ दिखाऊं आपको। जी GRN बताएं। अब आप मुझे बहुत ज्यादा आपकी तरफ से एक शौक और वलवला चाहिए। GRN बताएं जी। 30/9/2019। इन मई 2019 साल खत्म होने से
1.5-2 महीना पहले टीएस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड, शुक्र है डिसाइड हुआ है, अभी तक बताया नहीं, डिसाइडेड टू रीलोकेट इट्स रीजनल ऑफिस फ्रॉम मुल्तान टू लाहौर. In this respect, a detailed plan was approved by management and formal ओए बता भी दिया है, and formal announcement was made in June. Is it a constructive obligation or legal obligation? Constructive obligation. ठीक है, चलें जी, आप लिख के आएंगे पेपर में a constructive obligation. ये पेज भूल तो नहीं गया, पेज कौन सा है, 229 था ना. स्टैंडर्ड खोलेंगे, स्टैंडर्ड खोल के आप लिख के आएंगे a constructive obligation to restructure arises when and only where there is a formal plan for restructuring and it has raised a valid expectation in those affected that it will carry out the restructuring by announcing its main features. ये स्टैंडर्ड से लिख कर, पैरा कौन सा 72, ये लिख कर फिर आप इधर आएंगे, इधर से आके आप लिखेंगे एज द डायरेक्टर्स हैव डिसाइडेड एंड अप्रूव्ड इट एंड ऑल्सो फॉर्मली अनाउंस्ड इन जून, देयरफॉर अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन अराइजेस फॉर द कॉस्ट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग. पहले तो आप ये लिख के आएंगे, टीएल हैज प्लान टू कंप्लीट द रीलोकेशन बाय दिसंबर 19, और हमारा इरादा है कि कब तक हम रीलोकेशन कर लेंगे, दिसंबर 19 से. हमारा ईयर एंड क्या है, अनाउंस, बोले बोले बोले, नहीं मई में भाई डिसाइड हुआ था. ऑब्लिगेशन डिसाइड होने से नहीं बनती, बताने से बनती है. अच्छा, और इंशाल्लाह कितने महीने में रीस्ट्रक्चरिंग हो जानी है, 6 महीने में. कब तक, तो जूस बनाने नेस्ले वालों ने बंद कर देनी है 6 महीने के अंदर अंदर. मैं आपको कहा करता था 2 महीने के अंदर अंदर, सवाल करें इंशाल्लाह 6 महीने के अंदर अंदर हमने रीलोकेशन कर देनी है. अब जो भी कॉस्ट होंगी ना, वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी के करीब मूव कर रही होंगी. कुछ लोगों को पहले पैसे देके फारिग करने लग जाएंगे, कुछ को बाद में पैसे दे देंगे. अब देखते हैं इस अरसे में कौन सी कॉस्ट मूव कर रही हैं. लेकिन प्लीज वी आर स्टैंडिंग हेयर, अनाउंस हो चुका है और इंप्लीमेंट कब होना है, अगले साल. अनाउंस बिफोर ईयर एंड और इंप्लीमेंट कब होना है, अगले साल. टीएल हैज प्लान टू कंप्लीट द रीलोकेशन बाय अगला साल. द रिलेटेड कॉस्ट हैव बीन एस्टिमेटेड, इस वजह से कि यहां खड़े होकर हम अंदाजे ही लगा सकते हैं ना क्या क्या खर्चे होंगे. तो रिलेटेड कॉस्ट हैव बीन एस्टिमेटेड, ये अंदाजे हैं हमारे कि इंशाल्लाह इतने खर्चे हो जाएंगे. रिडंडेंसी, तो इसके बारे में मैंने आपको कहा था, आप लिख के आएंगे कि a restructuring provision shall include an expenditure which is necessary and not associated with ongoing activity. Therefore, redundancy cost की provision should be recorded amounting to rupees 20 million. Cost of, ये हो गई है, होगी probably कब होगी, अगले साल दिसंबर में, अगले साल दिसंबर में. दे दिए हैं, देंगे, तो लाइबिलिटी है या पे है. कॉस्ट ऑफ मूविंग ऑफिस इक्विपमेंट टू लाहौर, रीलोकेशन, तो रीलोकेशन स्टाफ की हो या रीलोकेशन चीजों की हो एक जगह से दूसरी जगह, ये शिफ्टिंग कॉस्ट है. तो शिफ्टिंग की वजह से नए बिजनेस को फायदा आएगा या ये पुरानी एक्टिविटी के लिए जरूरी है. मेरे ख्याल से तो रीलोकेशन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह चीजें ले जाना, और जब दूसरी जगह चीजें जाती हैं तो फिर दूसरी जगह फायदा होता है ना बिजनेस में. आप ये चीजें उठा के, कुर्सियां उठा के नई बिल्डिंग में ले गए, तो इस बिल्डिंग में फायदा होगा या अगली में. तो मुझे तो लग रहा है ये न्यू बिजनेस को हेल्प करेगी आपकी कॉस्ट, फ्यूचर बिजनेस, पास्ट बिजनेस के लिए नहीं है. तो रीलोकेशन विल हेल्प. आप कोई बेड उठा के अपने रूम से किसी दूसरे घर में ले जाएं तो दूसरे घर में जाके आप उस पर सोएंगे ना. तो व्हाट डज इट मीन कि आपको फ्यूचर में फायदा होना है उससे. तो इट डजंट रिलेट टू पास्ट. तो बता दें इसकी प्रोविजन बुक होगी या नहीं होगी. कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज एग्रीइंग टू रीलोकेट. बशीर इधर आ जाओ, याद आ रहे हैं, और पता नहीं दूसरा कौन सा था, अमजद इधर आ जाओ. एग्रीइंग टू रीलोकेट, इनको रिडंडेंट करना है या दूसरी जगह शिफ्ट करना है. तो जब दूसरी जगह इनको शिफ्ट करेंगे तो
पास्ट के बिजनेस को फायदा आएगा जिसे फारग कर रहे हैं, या न्यू बिजनेस को फायदा आएगा? तो रीलोकेशन ऑफ स्टाफ, कॉन्टेनिंग स्टाफ, इसको रीलोकेट कर रहे हैं, तो ये भी क्रॉस हो गया। यार ये जो तीसरा पॉइंट है ना, ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया हुआ, ये जरा खुद सोच लेते हैं। असल में मैंने पढ़ाना क्या था, स्टैंडर्ड में वाज़ेह तौर पे लिखा नहीं हुआ कहीं। सैलरी ऑफ एग्जिस्टिंग ऑपरेशन मैनेजर रिस्पॉन्सिबल टू सुपरवाइज द लोकेशन, रीलोकेशन। वैसे तो सवाल ने वाज़ेह तौर पे नहीं, मैं असल में हाँ मैं कुछ और समझ रहा था, ब्रैकेट पढ़ के मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ, ये कॉन्सेप्ट आपको दिया हुआ है। एक और तरीके से भी ये सवाल आ सकता है, वो मैं फिर आपको बाद में कभी बताऊंगा। वो उसमें आ सकता है सैलरी ऑफ एग्जिस्टेंट मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडंडेंसी, नहीं फिर होगा या नहीं होगा भी डिसीजन ना लें, वो मैं पढ़ाऊंगा। फिलहाल क्या लिखा हुआ है, एग्जिस्टिंग ऑपरेशन मैनेजर है, उसको तनख्वाह दी है फॉर द पर्पज ऑफ रीलोकेशन। विल इट हेल्प रीलोकेशन और विल इट हेल्प अ पास्ट बिजनेस? रीलोकेशन भी, अच्छा रिडंडेंसी होती क्या है? रिडंडेंसी नहीं, माजरत, रिस्ट्रक्चरिंग होती क्या है? या आप कोई बिजनेस सेल कर देते हैं, या टर्मिनेट कर देते हैं, या कोई बिजनेस क्लोज कर देते हैं किसी कंट्री या रीजन में, या एक इलाके से दूसरे इलाके में शिफ्ट हो जाते हैं, या मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में कोई लेयर उठा के फारिग कर देते हैं, या फंडामेंटल रीऑर्गेनाइजेशंस करते हैं जिससे आपके बिजनेस की नेचर के ऊपर मटेरियल इफेक्ट हो। नहीं पहले गाड़ियां बना आप टैंक बनाने लग जाते हैं, तो ये सारी चीजें किसमें फॉल करती हैं? रिस्ट्रक्चरिंग। अब मुझे रीलोकेशन का क्या मतलब है, कि उसको नई जगह पे भेजना है या पुरानी जगह पे? नई जगह पे। तो इन सब के ऊपर जो आ जाके रूल लगेगा वो कौन सा वाला लगेगा? पैरा नंबर 81, रीलोकेटिंग का पैरा लगेगा। और ये सारे खर्चे अंग्रेजी में हम क्या लिख के आएंगे? रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन डज नॉट इंक्लूड दीज कॉस्ट्स बिकॉज दीज एक्सपेंडिचर रिलेट टू एंड आर नॉट लाइबिलिटीज फॉर रिस्ट्रक्चरिंग। क्लियर? तो अब आप पैराज लिख लें। एक तो पैरा 72 है ना हमारा मेन वाला, तो वो तो इसके साथ लिखे ना, अनाउंसमेंट के साथ। पैरा 72 इसके लिए लिख के आएंगे। रिडंडेंसी के लिए पैरा एक्सेलेंट 80, और इन सब के लिए 81। जनरल एंट्री कर लें, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट 20 रुपए से। एक्सपेंस डेबिट, ये क्यों लॉस इसने यार लिखा हुआ है बीन एस्टिमेटेड? ये मुझे लॉस समझा दें, अभी तो अगले साल दिसंबर में होनी है ना। अच्छा, इन तीनों के साथ क्या लिख के आएंगे? कॉस्ट ऑफ मूविंग ऑफिस इक्विपमेंट टू लाहौर ₹3, कंपनसेशन एग्रीइंग टू रीलोकेट ₹10, एंड सैलरी ऑफ एक्सटेंड प्रोडक्शन मैनेजर रिस्पॉन्सिबल टू सुपरवाइज रीलोकेशन अमाउंटिंग टू ₹2। These all are costs which relate to future conduct of and are not liabilities for, therefore a restructuring provision will not include these amounts. ये अमाउंट्स रिस्ट्रक्चरिंग में शामिल नहीं होंगे। बजाय कि मैं कोई और कॉन्सेप्ट करूं, इसी को जरा रिवाइज कर लेते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को ढूंढने कहीं और आ रहा हो। ये तो कर लिया हुआ यार, वीनस वाला केमिकल डिवीजन बंद हो रहा था, इससे ऊपर भी आ रहा है कहीं? नहीं, ये वाला यार करें, पेज 277, पेज 277, पॉइंट नंबर सी। जी बंद करवा दें यार, बंद कर दो। किधर चला गया है? आप बंद कर दो। पढ़ें यार, पढ़ें पढ़ें, जल्दी करें, टिक क्रॉस करें, पैरा नंबर लिखें। यार ये पेज नंबर है 277, पॉइंट सी। ये तरह ना रजिस्टर पे लिखते रहो जो जो सवाल हो रहा है। हो गया? कितना नहीं कर लिया? जरा हाथ का कर दें जी। एंड बताएं जी। 31 दिसंबर, तो इन अक्टूबर 2014, इधर देखो पहले, इन अक्टूबर 14 हमारा अब मैं डायग्राम बनाऊं या वैसे जबानी समझा दूं? जबानी समझा दूं। 31 दिसंबर जहन में रखें बस। 31 दिसंबर से पहले क्या आएगा? अक्टूबर। इन अक्टूबर 2014 ZL decided to relocate his production unit from Sakhar to Karachi. In this respect, a detailed plan was approved by management and a formal public announcement was made on 1 दिसंबर। अब ये पैरा नंबर 72 लिख के आएंगे कि फॉर्मल अनाउंसमेंट हो गई है, सब कुछ हो गया। That's why constructive obligation to restructure arises. ZL has planned to complete the relocation by the end of June 2015.
हमारा ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर 14। और मैं ग्रीन लाइन ही यूज करने लगा हूं जैसे मैंने पहले किया है। हमने कब तक रीस्ट्रक्चरिंग फाइनल करनी है? जून 2015 तक। अभी 6 महीने रहते हैं हमारे। द रिलेटेड कॉस्ट हैव बीन एस्टिमेटेड का क्या मतलब है? अंदाजा लगाया है। निकालने की कॉस्ट एम्प्लॉइज को 3.58। इस पे कौन सा पैरा लगेगा? 80। और ये रीस्ट्रक्चरिंग में चली जाएगी। उसके बाद रीलोकेशन ऑफ स्टाफ टू कराची, रीलोकेशन ऑफ कॉन्टेनिंग स्टाफ विल हेल्प इन फ्यूचर। वो तो रीलोकेट करके उधर चले जाएंगे ना, शिफ्ट कर देंगे उनको। तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ रीस्ट्रक्चरिंग। नेक्स्ट, स्टाफ ट्रेनिंग। ये किस स्टाफ को ट्रेन कर रहे होंगे? जो छोड़ के जा रहे हैं उसको ट्रेन कर रहे होंगे कि घर जाके आप बीबी से तुमने कैसे बिहेव करना है कि तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया, उसको ये ट्रेनिंग देके भेज रहे होंगे। ट्रेन किसको कर रहे होंगे? जिससे रीलोकेट करें या जिससे रिडंडेंट करें? सोचे सोचे सोचे। ऑर्गेनाइजेशन रिडंडेंट करने वालों को तो रीलोकेट नहीं, वो ट्रेन नहीं करेगी। ट्रेन किनको करेगी? हाँ, स्टाफ ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ रीलोकेटेड, ऑफ स्टाफ रीलोकेटेड। बशीर और अमजद को। सैलरी ऑफ एग्जिस्टिंग ऑपरेशन मैनेजर। और आगे का लिखा हुआ है बोले? जो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? तो ये सारी चीजें किसको हेल्प करेंगी? करंट को या फ्यूचर को? फ्यूचर को। तो ये सारा ट्रेनिंग का लफ्ज लिखा हुआ था कहीं? हाँ, रीट्रेनिंग। तो ये सारा पैरा 81 और ये 80। जी मोहतरम 6 पॉइंट टोटल है यार, इसीलिए मैंने ये सिंगल और डबल लाइन लगा दी थी। टोटल ये नहीं बन रहा? ओहो, फिर आप सही कह रहे हो, ये कोई एरर है। फिर इसको मिटा दो, फिर 6.09 को। चले 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 चले, हिम्मत, हौसला, जज्बा। क्वेश्चन 12, पेज 279। अबू का फोन आया, बेटा क्या हो रहा है? अबू रिडंडेंसी हो रही है। बेटा क्या हो रहा है? अबू रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है। चले चले जल्दी। बेटा आओ, मैं तुम्हारी रीस्ट्रक्चरिंग करूं जरा। बुनियान शनियान पहन लो, बकरा पकड़ लो, अब छुरी पकड़ो। चलें जी, जल्दी करें। साल खत्म होने से 10 दिन पहले, 11 दिन पहले, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड टू क्लोज डाउन द डिवीजन विच इंपोर्ट एंड सेल मोबाइल सेट्स। दिस डिसीजन वाज मेड पब्लिक। शुक्र है कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बन गई है, क्योंकि हमारे साल से पहले अनाउंस हो गया। पैरा नंबर 72 2। However, the business was actually closed on अगला साल। However, the business was actually closed on बबलू अगला साल। बबलू बबलू अगला साल। The business was closed on अगला साल। हम कहां खड़े हैं? क्लास में। हद होगी। 31 दिसंबर 11। बिजनेस का क्लोज होना है जनवरी में या फरवरी में? जनवरी फरवरी में। इस साल बिजनेस क्लोज होने या रीलोकेट होने? क्लोज होने। द डिसीजन वाज मेड पब्लिक ऑन 29 दिसंबर 11। इधर डिसीजन मेड पब्लिक हो गया है, तो इधर हमारी तरफ से क्या हो गई है? अनाउंसमेंट। तो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन राइज हो गई है। हाउएवर द रीस्ट्रक्चरिंग विल हैपन ऑन 29 फरवरी 2012। नेट कॉस्ट्स, इसका मतलब खर्चे भी होंगे, इनकम्स भी होंगी। पाया खोया नेट होगा। नेट कॉस्ट्स इन कनेक्शन विद द क्लोजर वर एज फॉलोज। रिडंडेंसी कॉस्ट, ये तो नंबर देने के लिए हर अटेम्प्ट में दे रहे हैं आपको। रिडंडेंसी कॉस्ट, ये तो रिस्ट्रक्चरिंग के कॉस्ट का पार्ट बन जाएगी। स्टाफ ट्रेनिंग, ऑपरेटिंग लॉस फ्रॉम यकम जुलाई साल गलत लिखे हैं मैंने, साल गलत लिखे हैं। नहीं, साल बिल्कुल सही लिखे। ऑपरेटिंग लॉस फ्रॉम यकम जुलाई 11 टू द क्लोजर ऑफ डिवीजन। ओए होए 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 होए,
सवाल ने तो ट्विस्ट डाल दिया है। ऑपरेटिंग लॉस फ्रॉम 1 जुलाई 11 टिल फरवरी, यहां तक का ऑपरेटिंग लॉस तो बुक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चीजें बेचेंगे लॉस बुक हो जाएगा। और ये जो ऑपरेटिंग लॉस है इसका नाम मैं रख सकता हूं FOL, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस। तो बता दें इसमें से 0.6 तो ऑटोमेटिकली बुक हो जाएगा। तो 0.2 क्या होगा? फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस। अगर ऑपरेट करेंगे तो आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। मेरे ख्याल से अगर मैं यहां खड़ा हूं तो मैं तो एस्टीमेट लगाऊंगा जनवरी फरवरी के अंदर जो है वो लॉस क्या होगा मेरा। ठीक है, तो ये लॉस अवॉइडेबल था या कोई कॉन्ट्रैक्ट करके ऑनरेस बना चुका हूं, या अवॉइडेबल लॉस था? ऐसे तो कॉन्ट्रैक्ट वाली बात नहीं लिखी हुई। तो व्हाट इज फ्यूचर फॉर मी इफ आई एम स्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 11, जनवरी एंड फरवरी। तो अगर ये अमाउंट्स इक्वली अपोर्शन में कर सकता हूं तो इंटू 2/8 प्लीज, फ्रॉम 1 जुलाई 11 टू 29 फरवरी। टू 29 फरवरी कितने महीने बनते हैं दरमियान में? 8। ये कितने महीने का लॉस है? 8 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो जनवरी फरवरी का कितना है? तो ये 0.2 क्या है? फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस। अब इस फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस के बारे में जरा देख लेते हैं स्टैंडर्ड क्या कहते हैं। मैं जरा नजर मारा हूं स्टैंडर्ड क्या कहता है फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस के बारे में। आइडेंटिफिएबल फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस अप टू द डेट ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग, अप टू द डेट ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग जनवरी और फरवरी आर नॉट इंक्लूडेड इन अनलेस दे रिलेट टू ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट। ऑनरेस क्या होता है? अगर किसी से वादा कर लिया हो कि तुम्हें जनवरी फरवरी में चीजें बना के देंगे और अब वादा रिवर्स नहीं हो सकता, ऐसी तो कोई बात सवाल मैंने लिखी हुई, तो ये ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं, तो फिर क्या करें? इसकी लायबिलिटी बुक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, अनअवॉइडेबल कैसे है? आप 31 दिसंबर को बंद कर दो कारोबार, क्या तब लॉस नहीं आएगा? क्योंकि जनवरी में चीजें बनाओगे तो बेचोगे ना। ये कोई पड़ी हुई चीजें नहीं है। ऑपरेटिंग का मतलब होता है, मैंने बताया था, ऑपरेट करोगे तो लॉस आएगा, नहीं ऑपरेट करोगे तो नहीं लॉस आएगा। प्रिंसिपल साहब आपको कहते हैं कि यार हमारे बैचेस ना पर मंथ चलते हैं, अभी तो 6-6 महीने के चल रहे हैं ना। प्रिंसिपल साहब ने कहा यार हमने कोई ऐसी डिग्री लॉन्च की है, हमारे बैचेस पर मंथ चलते हैं, और यहां खड़े होके PRC के, चलो यहां खड़े होके हमें लग रहा है कि जनवरी फरवरी में लॉस आ सकता है, सर बैच ना लगाएं। हाँ ये यार कमाल कर दी तूने। प्रिंसिपल साहब ने सोचा बच्चों से तो, हाँ बच्चों से फीस पकड़ी भी नहीं, बच्चों को वादा भी नहीं किया हुआ, आएंगे बच्चे तो उन्हें कह देंगे यार नहीं पढ़ाना इस दफा जनवरी में, हमने फरवरी में नहीं पढ़ाना। तो दिस लॉस कैन बी अवॉइडेड। तो फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस इसमें कितने रुपए है? 0.2। अच्छा यार ये क्या है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ रिमेनिंग मोबाइल सेट्स, रिमेनिंग मोबाइल सेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ रिमेनिंग मोबाइल सेट्स। अब असल में होगा ये कि ये कोई पड़े हुए मोबाइल होंगे जिनको हमने क्या करना, बेचना होगा। इस तरह का कॉन्सेप्ट शायद हमने पढ़ा था, गेन ऑन एक्सपेक्टेड डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, गेन ऑन एक्सपेक्टेड। इसमें मैंने आपको मिसाल दी थी बिल्डिंग की, प्लांट की, मशीनरी की बिकेगी, तो लेकिन यहां क्या बेच रहे हैं? इन्वेंट्री बेच रहे हैं। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ रिमेनिंग मोबाइल्स, द गेन ऑन एक्सपेक्टेड डिस्पोजल ऑफ एसेट्स आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट इन मेजरिंग प्रोविजन। इसको प्रोविजन मेजर करते हुए नहीं लेते। ये क्या गेन है? मेरा ख्याल ये होगा कि मोबाइल शायद कई किस्म के हों, कुछ मोबाइलों के बेचने पे हमें क्या आने, लॉस आने, और कुछ के बेचने पे गेन आने। एक ये वजह भी हो सकती है, एक ये वजह भी हो सकती है कि हमारे मोबाइल के वर्जन कई किस्म के होते हैं। वही वजह, हमारे मोबाइल के वर्जन कई किस्म के होते हैं, किसी के बेचने पे गेन आना होगा, किसी के बेचने पे लॉस आना होगा। लेकिन मुझे बताएं, क्या मोबाइल के बेचने को रिडंडेंसी कॉस्ट के साथ नेट किया जा सकता है, या ये एक्सपेक्टेड गेन है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ रिमेनिंग मोबाइल सेट्स जो आएगा, तो क्या इसके बारे में उसने लिखा हुआ है कि इसमें कुछ हमारे साल वाला भी है और अगले वाला भी? तो इस सारे के बारे में क्या एज्यूम करूं, ये फ्यूचर का है या फिर पास्ट का है? फ्यूचर का है। इस पे कौन सा पैरा लगेगा? पैरा 83।
गेन ऑन एक्सपेक्टेड डिस्पोजल ऑफ एसेट्स। यहां आके पेज 29 पे लिख लें, एसेट्स हमारे लैंड बिल्डिंग भी हो सकते हैं और एसेट्स हमारी इन्वेंट्री भी हो सकती है। अगर इन्वेंट्री बेचने पे लॉस आना हो वो फिर एनआरवी लॉस है। अगर इन्वेंट्री बेचने पे क्या आना हो, लॉस। लेकिन अगर इन्वेंट्री बेचने पे प्रॉफिट आना है तो फिर फोर्स इन प्रॉफिट बुक करने की जरूरत नहीं है और ना ये प्रॉफिट रिडंडेंसी से नेट करने की जरूरत है। तो यार इक्का दुक्का ऑब्वियसली पेपर में कोई ना कोई फटा डाल दिया करेगा इस तरह का। बाकी 3 चीजें समझ आ रही थी, बाकी 3 चीजों से भी इजी मार्क्स आ जाएंगे। और कौन सी लाइन से इजी मार्क्स आएंगे, पब्लिक अनाउंसमेंट्स ऑफ मेड और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन होगी। ये थोड़ा सा जरा टफ पॉइंट था और मैं इस वजह से भी इस पर थोड़ा सा एतराज कर रहा हूं कि इसको ना बताना चाहिए था कि नेट इनकर्ड कॉस्ट इन फ्यूचर। शायद इसने एस्टिमेटेड और फ्यूचर का लफ्ज इसलिए नहीं डाला यहां पे कि इसने हमारे साल के 6 महीने की भी एडजस्टमेंट होती हुई है बीच में, ये कम जुलाई से ऑनवर्ड्स। तो फिर इस तरह अंग्रेजी से अजीब सी बना दी है इसने। लेकिन जो लेटेस्ट एम्प्स पे सवाल आ रहे हैं आप देख रहे हैं उनकी ड्राफ्टिंग जरा अच्छी होती जा रही है। इस तरह के जब सवाल कभी आई कैप में आते थे तो लोग बताते थे कि इस सवाल में देखने में ये मसला लग रहा है, तो आई कैप ड्राफ्टिंग बेहतर से बेहतर करता जा रहा है। तो चीजें देख के पता चल रही हैं। ओके, ये किसकी रिवीजन होगी जी? अच्छा, तो ये फिर बाद की सारे खर्चे होंगे सिवाय इसके। अच्छा, पैराज नंबर बता दें। रिडंडेंसी कॉस्ट तो रिडंडेंसी कॉस्ट 80, स्टाफ ट्रेनिंग 81, ऑपरेटिंग लॉसेस 82। क्या लिख के आएंगे? 0.6 के बारे में कोई कमेंट नहीं करना, खाली किसके बारे में कमेंट करेंगे? 0.2 के बारे में। अगर सॉल्यूशन में 0.2 के बारे में लेफ्ट कमेंट ना हुआ तो 0.2 के बारे में सिर्फ करके आइएगा। और ये वाला 83, ये मेरे ख्याल से बेस्ट सवाल था, उन दोनों सवालों से काफी अच्छा सवाल था क्योंकि इसने ऑपरेटिंग लॉस भी रिवाइज करा दिया, एक्सपेक्टेड डिस्पोजल ऑन एसेट्स भी रिवाइज करा दिया। एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट अमाउंटिंग टू ₹1.5, सिर्फ ये जनरल एंट्री होगी। 0.6 कौन सा? 0.6 के बारे में अगर आपने कमेंट करके आना हुआ कर दीजिएगा। दिस लॉस हैज ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड इन करंट ईयर। ये तो आ गया होगा ना लॉस, तो ऑलरेडी P&L में चला गया होगा, तो इसका तो कुछ नहीं करना। ओके, आ जाए जी आगे। पास पेपर कौन सा हमने शुरू किया था? 2। ओह हो कमाल हो जाए यार। 0.3 कर दें, क्वेश्चन 2 का 0.3। जल्दी करें जल्दी। क्वेश्चन 2 का 0.3, कैलकुलेटर पकड़ लें। अच्छा भाई, चलें कर लें पहले आप। हो रहा है? डन। अच्छा मोहतरम इधर देखें, आपको एक चीज मैं बता दूं। सेल कॉन्ट्रैक्ट भी ऑनरस हो सकता है, परचेज कॉन्ट्रैक्ट भी ऑनरस हो सकता है। सुने कैसे? इधर 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 इधर
आप यहां पे खड़े हैं और यहां पे खड़े होकर आपने मुआहिदा कर लिया हुआ है किसी बंदे से कि मोहतरम मैं वादा करता हूं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करता हूं कि मैं जनवरी के अंदर आपके पहले घर पे सोलर लगा दूंगा 5 मिलियन के, और फरवरी में दूसरे घर पे आपके सोलर लगा दूंगा 5 मिलियन में। ये आपकी सेल प्राइस होगी, ये आपकी सेल प्राइस होगी। आपने वादा कर लिया हुआ, डन हो गया। 31 दिसंबर को आप वादा कर चुके हैं। यहां पे खड़े होके ना आपने नेट पे जरा प्राइसेस चेक की कि सोलर प्लेटें मैं खरीदूं कितने की। तो यहां खड़े होके आपको पता चला कि सोलर प्लेटें जो है वो बाजार के अंदर आप 6-7 मिलियन की मिल रही हैं। परचेज का कॉन्ट्रैक्ट नहीं आपने किसी से किया हुआ, लेकिन परचेज करनी पड़ेगी फॉर मेकिंग सेल। तो आप सेल कॉन्ट्रैक्ट करके फंस गए हैं और आपको फ्यूचर में क्या नजर आ रहा है? लॉस नजर आ रहा है। डन, बात समझ आ गई? थोड़ी सी रिपीट करने की जरूरत है, कर देता हूं रिपीट। आपने किसी बंदे से वादा कर लिया, आपका क्या काम है? सोलर प्लेटें बेचने का। आपने किसी बंदे से वादा कर लिया, भाईजान जनवरी के महीने में आपके घर में 5 मिलियन के सोलर लगा दूंगा, फरवरी के महीने में आपके घर में 5 मिलियन के सोलर लगा दूंगा। मैं भाई हूं आपका, परेशान ना हो, वादा करता हूं आपसे, मुआहिदा साइन कर लें। यह मुआहिदा आपने इस दिन बैठ के ना बना लिया, इस दिन बैठ के आपने ये मुआहिदा साइन कर लिया। 31 दिसंबर को ना आप ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनलाइज कर रहे थे, तो आपने जरा नेट पे नजर मारी, यार सोलर प्लेटें कितने की मिल रही हैं, खरीदी नहीं में भी आपने, कितने की मिल रही हैं। वो आपने पता चलाया तो 6 मिलियन की मिल रही हैं। वो जो प्रिंसिपल साहब के साथ सफाई करने का एग्रीमेंट किया था, याद आ रहा है? तो आपने कहा ओ तेरी खैर, 6 की खरीदूंगा 5 की बेचूंगा। अब निकल सकते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट से? निकल ही नहीं सकते। अब हम मजबूर होंगे। परचेज कॉन्ट्रैक्ट नहीं आपने किसी से किया हुआ, लेकिन परचेज तो करनी पड़ेगी, क्योंकि क्या करनी है आपने? सेल करनी है। तब आप परचेज करेंगे मजबूरन 6 का, बेचेंगे कितने का? 5 का। पहले महीने लॉस 1 मिलियन, दूसरे महीने लॉस 1 मिलियन, तो टोटल लॉस 2 मिलियन। 2 मिलियन क्या ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट की एंट्री करेंगे, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट। ये बात को समझ आ रही है? समझ आ रही है? दूसरी बात कर दूं? अच्छा, आपने किसी सोलर कंपनी से मुआहिदा किया हुआ है कि सोलर कंपनी, मैं आपसे 50 मिलियन के सोलर खरीदूंगा जनवरी में, और आपसे 50 मिलियन के सोलर खरीदूंगा फरवरी में। क्लियर? अब क्या हुआ, लोगों ने बाजार में कौन सा कॉन्ट्रैक्ट पकड़ चुके हैं? परचेज। ऑनरेस कहां से हो गया? अभी तो बताया नहीं मैंने आपको कुछ। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट पकड़ चुके हैं? परचेज का, सेल का। सप्लायर से बात तय की है या कस्टमर से? पिछली मिसाल में मैंने कहा था सप्लायर आप खुद हैं, यानी आपने जो है वो किसी बंदे को सोलर बेचने हैं। इधर क्या है, आपने जापान की कंपनी से मुआहिदा किया, जापान की कंपनी, आप मुझे जनवरी में सोलर बेचना, मैं 50 मिलियन के खरीदूंगा, आप मुझे फरवरी में सोलर भेजना, मैं 50 मिलियन के खरीदूंगा। 2 महीने तक आप मुझे सोलर भेजते रहोगे, मैं वादा करता हूं आपको 50-50 मिलियन दूंगा। यहां जाके आपने अंदाजा लगाया कि मोहल्ले वाले सोलर लगवाना बंद कर गए हैं। अब तो मैंने खरीदने हैं, मैं तो खरीदने हैं। भाई कह रहे हैं लोड शेडिंग बंद हो गई है। बिल्कुल अच्छा इन्होंने सिनेरियो बनाया। तो लोड शेडिंग बंद हो गई है, मोहल्ले वालों ने क्या किया? मोहल्ले वालों ने सोलर लगवाने बंद कर दिए। अब आप लोगों के पीछे फिर रहे हैं, कोई भी सोलर लगवाने को तैयार नहीं है। अब आप अंदाजा लगाएंगे, यार शायद 40 मिलियन का बिक के जाए मेरा सोलर, और शायद अगला भी 40 मिलियन का बिक के जाए। अब खरीदूंगा बेचारा मैं 50 का और बेचूंगा, तो दिस इज ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट। कई दफा हम परचेज करके फंस जाते हैं, परचेज कॉन्ट्रैक्ट करके, कई दफा हम सेल कॉन्ट्रैक्ट करके फंस जाते हैं। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी? अब जरा मैं पढ़ता हूं। अच्छा, इसमें अगर कोई सोलर आपके पास ईयर एंड पे पड़े हुए हैं ना ऑलरेडी, उन पे IS2 लगना है, और जो फ्यूचर में खरीदने हैं उन पे IS37 लगना है। गॉट द पॉइंट? ओके। अब तो मेरे ख्याल से ये मिसाल शायद हो जानी चाहिए सबसे। आपको मिसाल समझ आई है ये बात सुनने से? TL had 6,000 unsold units of product A on 30 जून 2019, acquired at 500। ये स्टॉक पड़ा हुआ है या खरीदना है? अनसोल्ड। मेरी नजर में ना ये कैलकुलेटर है। एक दुकानदार ने टेल टू लेटर
एक दुकानदार ने 500 रुपए के कैलकुलेटर खरीद के रखे हुए 30/19 को। जब 30/19 की रात को खड़े होकर इसको कितने कैलकुलेटर नजर आ रहे होंगे? 600। कितने कैलकुलेटर पड़े हुए नजर आ रहे होंगे? 600। इनकी कॉस्ट बोलें 500। 6000 कैलकुलेटर, वो तरीके 6000 कैलकुलेटर। कितने रुपए का एक कैलकुलेटर? 500 रुपए का। तो TL हैड 6000 अनसोल्ड यूनिट्स एट 500 पर यूनिट। 6000 कैलकुलेटर है, दुकान जहन में लाएं, अपना बंदा जहन में लाएं, महल्ले वाला जहां कैलकुलेटर आप खरीदते हैं, 6000 कैलकुलेटर उसकी दुकान पे पड़े हुए जैसे, तो उसमें 500 का उसने खरीद रखा हुआ है। इन जून 19 सेलिंग प्राइस हैज फॉलन टू 350। ओए होए होए, जून 19 में पता चल गया कि इसकी सेलिंग प्राइस किस पे गिर गई है? 350 पे। ये तो एनआरवी लॉस है, ये तो पड़ी हुई चीज पे लॉस आने या खरीद के लॉस आने, पड़ी हुई चीज पे लॉस आने। तो बता दें 6000 की कॉस्ट और एनआरवी 6000 इंटू 500 रुपीज इन 1000, 3000। और इनकी एनआरवी 6000 इंटू 350 2100 जी। एनआरवी लॉस 900। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, अभी मैं नोट करने का टाइम दूंगा। ये तो इनकी बात होगी, पड़े हुओं की। TL acquires product A under a contract, acquires under a contract, एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत खरीद रहे चीजें, बाजार से ऐसे ही जाके नहीं खरीद लेता। जापान की कंपनी से मुआहदा किया हुआ कि मैं खरीदूंगा। TL acquires calculator under a contract in which TL has to buy, कुछ चारा नहीं है हमारे पास, हमने खरीदनी खरीदनी, हैज टू बाय 10,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट पर मंथ। हर महीने में खरीदा करूंगा, कितने के? अब देखना यह है कि वो मुआहदा अगले साल में कितने महीने रह गया है, फ्यूचर को देखना है अब आपने कि वो फ्यूचर में कितने महीने बकाया रह गए हैं। द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड टिल 31 अगस्त, और 31 अगस्त को हमारा ये मुआहदा खत्म हो रहा है। इसका मतलब है अगर मैं 30 जून 19 को खड़ा हूं तो जुलाई में मैं मजबूर हूं हैव टू बाय 10,000 एंड इन अगस्त I have to buy 10,000 at rupees 500. And if TL wants to cancel the contract, then it must pay the cancellation penalty. TL is of the view that market may not improve in the near future. हमारा अंदाजा है कि मार्केट फ्यूचर में बढ़ेगी नहीं। अब भाईजान माने ना माने 26,000 कैलकुलेटर्स की हमें डज पड़नी है। 26,000 कैलकुलेटर्स की, एक तो वो हैं जो 6,000 हमारे पास पड़े हुए हैं, वो 500 के खरीद के रखे हुए हैं, वो कितने के बिकने हैं? 350 के। और अल्लाह का शुक्र है जुलाई अगस्त में हम अपने आप को खुद फंसा चुके हैं मायदा करके कि हमने कितने रुपए के खरीदने हैं कैलकुलेटर? 500 के। कब खरीदेंगे? जुलाई में भी और अगस्त में भी, और ये मार्केट इंप्रूव होने का चांस कोई नहीं है। तो वो जो खरीदेंगे वो कितने के बेचेंगे? क्या वो पड़े हुए हैं कि उस पर IS2 लगाएं? क्या वो इन्वेंट्री है कि उस पर IS2 लगाएं? लेकिन ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो अवॉइड नहीं हो सकते। अब ये अवॉइडेबल नहीं है, इस कॉन्ट्रैक्ट में हम फंस चुके हैं। अब हम ईयर एंड पे खड़े होकर एक अलग कहानी देखें। 6,000 कैलकुलेटर्स की या 20,000 की? 20,000 की। 30 जून 2019 पे खड़े होकर मैं सोचूं मैं जुलाई में जाऊंगा कितने कैलकुलेटर खरीदूंगा, मैं अगस्त में जाऊंगा कितने खरीदूंगा? 10,000। उसके बाद इफ आई ऑनर, अगर मैं ऑनर करता हूं तो मेरा आउटफ्लो 20,000 कैलकुलेटर जरा 500 रुपीज इन 1000 में करवा रहे हैं, और मेरा इनफ्लो 20,000 कैलकुलेटर जरा 350 तो 350 7,000। तो अब आप 3,000 if I cancel, if me Bablu myself cancel, then पेनल्टी आउटफ्लो होती है, इनफ्लो आउटफ्लो कितनी? 4,000।
क्या पसंद करेंगे, खरीद के डूबना पसंद करेंगे या पेनल्टी पे करके डूबना? डूबना तो है, डूबना तो है। आप मोबाइल के साथ डूबे अपने या मोबाइल बाहर फेंक दे खुद डूब जाएंगे, अब आपकी मर्जी है। तो डूबना तो है। कैसे डूबना पसंद करेंगे? एंट्री बताएं, एंट्री बताएं। एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट। कितने से? 3000 से, लोअर से। ये जी 2 जनरल एंट्रीज है। चलें, फूल झड़े, तीनों हंसी आ रही है किसी गल पे। और जिस टाइम पे आप हंसे थे जब मैंने 6000 कैलकुलेटर बोला था, पता नहीं वो क्या बात थी, मुझे क्लास के बाद तो नहीं है। अच्छा, सोलर पैनल पे हंसे थे। अच्छा, तो उस पर हंसी निकली थी। दो बीवियां। ओके ओके ओके, तो ठीक है, मिसाल को बेहतर करते रहा करो। तो फरवरी वाली का क्या कसूर था? लेट शादी करने वाले को तो पहले लगवा के देते हैं लोग। उठी मिसालें दे रहे हैं। तू किस दुनिया में रहता है यार? जल्दी करें, अल्लाह आपको दे। अब ना कोई बंदा साथ वाले से पूछ रहा है, अच्छा चल ये तो हो गया, पेपर में अब बता लिख के क्या आना है? वो तेरी है, सवाल तो डिस्क्राइब है। चल ये तो हो गया, मैं तो एंट्रियां कराऊंगा। चलें जब हम देखते हैं लिख के क्या आना है। यार वैसे सीरियसली आप बात पूछें, मेरा पता क्या दिल चाह रहा है, रोज़ाना कोई 1-2 पास पेपर के सवाल ना आपको घर भेजते रहें, 5-10-15 मिनट की वीडियो बना के IAS 37 के। क्या करेंगे यार, लीग IAS 12 रिवाइज कर कर मर जाएंगे आप लोग। कितनी रिवाइज करेंगे, जान ले लेंगे उसकी। नहीं ऐसे तो 15-20 मिनट के लिए ज़रा मुलाकात हो जाया करेगी, कुछ इस तरह समझ लें। सादत की बात होगी कि मैं आपसे मुलाकात कर लूँ, मैं खुश होऊंगा, मेरे लिए सादत की बात होगी। हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, बात बढ़ गई है जी, बात को ख़त्म करते हैं। तो अब आप मुझे बता दें हाउ वी विल राइट इट डाउन। कोई बंदा हाथ खड़ा करके बता दे कैसे लिख के आएगा पेपर में। पेन से। एक बंदे ने हाथ खड़ा करके बता दिया। और कोई बता दे कैसे लिख के आएगा? मुंह से कोई लिख के आएगा? अच्छा, एज पर IAS 2 द इन्वेंट्री इज रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV 6000 कैलकुलेटर। अब इतना सब बोल के ना आगे देखें फनकारियां जो हमारी होती हैं। As 6,000 calculators lying in our stock have a cost of rupees 3,000 and NRV of 2,100, so NRV loss of 2,100 will be recorded. फनकारी खत्म, 900 will be recorded. Done. और उसके बाद एज पर IAS 37, ये लेकिन ये लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि स्टैंडर्ड का नाम भी भूले होते हैं। IFRS 37 लिख के आए होते हैं, एग्जामिनर ने जूता उतार लेना है IFRS 37, तो इसलिए स्टैंडर्ड भी ना लिख के आए, बस एज पर IFRS में IFRS दोनों आ जाते हैं। एज पर IFRS अ प्रोविजन शुड बी रिकॉर्डेड फॉर अ लाइबिलिटी वेयर, वो 3 लाइबिलिटी के लिए 3 शराइत हैं। अ प्रोविजन शुड बी रिकॉर्डेड व्हेन देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू अ, वो वाली बातें भी लिखनी है, व्हेन देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू अ पास्ट इवेंट व्हिच इन दिस केस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, व्हिच इन दिस केस इज अ कॉन्ट्रैक्ट एंड देयर इज अ प्रोबेबल आउटफ्लो for which reliable estimate can be made. So in this case, a provision should be recorded for the onerous contract at lower of the cost to fulfill or the cost to cancel. और फिर calculations करके आएंगे। Calculations करने के बाद therefore in this case a liability for onerous contract should be recorded, liability नहीं, provision. Therefore a provision for onerous contract should be made amounting to rupees 3000। मुझे ज़रा ICAP का सोल्यूशन पढ़ने दें तो देखते हैं कि उस वाले CA ने कैसे लिखा है और आपके सामने जो CA बैठा हुआ है उसने कैसे बोला है। आप दोनों के अंदर फ़र्क देख लें, तो देख लेते हैं ज़रा, ट्राई करें उस वाले CA ने कैसे लिखा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है?
इन द गिवन सिनेरियो, उस वाले सीए ने शुरू किया, इन द गिवन सिनेरियो following two adjustments in respect of product A are required. Since selling price is lower than cost, so NRV adjustment in respect of closing inventory at year end should be made by 9 lakh. Almost वही बात की है जो हमने की थी, lower of cost NRV वाली. Further, इसमें थोड़ी सी उसने ना देखें कंजूसी की है, प्रोविजन की डेफिनेशन लिख के आया, तो यहाँ प्रोविजन की डेफिनेशन लिखाएं, प्रोविजन की डेफिनेशन लिखाएं, तो प्रोविजन की डेफिनेशन में क्या लिख के आएंगे? अ प्रोविजन is a liability when there is a past event, which in this case is contract, and reliable estimate can be made, and future economic वो जो benefits हैं it is probable, तो वो वाली बात लिखा है आप. और उसके बाद further as contract become onerous, बहुत ही ज़्यादा कंजूसी से लिखा है इसने. TL should also record a provision for unavoidable cost, which in this case are lower of this and this. कुछ इस तरह का लिखाएंगे आप पेपर में, ये साथ लेके जाएंगे किसी को स्टैंडर्ड में. पैरा 14 में ना आपको मिल जाएगा प्रोविजन की डेफिनेशन, तो IS 37 में पैरा 14 में आपको प्रोविजन की डेफिनेशन मिल जाएगी. यहां से इंशाल्लाह आपका साथ वाले का गुजारा हो जाएगा. ओहो वर्किंग छोड़ दो, क्वेश्चन 3 का पॉइंट 3 करें, वर्किंग को अलग करके नीचे रेफरेंस भी दे सकते हैं. क्वेश्चन 3 का पॉइंट 3 करें. यार मजा आ रहा है, मैं चाहता हूं ये मजा रोजाना आए, वरना आपको ना कुछ और चीजों का चस्का लग जाना घर में, आपको बकरे, आपको तिक्के, पता नहीं किन किन चीजों में आपने खो जाने. पॉइंट 3 मैं चाहता हूं रोजाना IS 37 का यार मान जाए वैसे इस दफा रोजाना 10-15-20. मैं उनसे कहता हूं मुझे YouTube की एक्सेस दे दें, कॉलेज वाले मुझे दे दें पासवर्ड, तो मैं खुद ही अपलोड कर दिया करूंगा इंशाल्लाह. तो उनसे मैं इजाजत ले लेता हूं, मैं फिर खुद ही अपलोड कर दिया करूंगा. डन हो गया. प्रिंसिपल साहब से बात कर लेते हैं, सर को एक्सेस दे दें यूट्यूब चैनल की, कॉलेज के यूट्यूब चैनल की, सर को एक्सेस दे दें, फिर खुद ही अपलोड कर दिया करेंगे, या अपना बना के मैं अपलोड कर दिया करूंगा, जैसे आप मुनासिब समझें. आप अपलोड कराने पे माने. OL has imported 7,000 units. OL ने 7,000 यूनिट इंपोर्ट किए हैं. यार ये वैसे मैंने कर देना है, ये मैंने कर देना है. OL has imported 7,000 units of a medicine. मैं इस तरह वीडियो बनाऊंगा कि आपको डेट नजर आ रही हो, नीचे डेट नजर आ रही हो, ताकि आपको लगे ये ईद वाले दिन रिकॉर्ड हुआ है, ये इससे अगले दिन रिकॉर्ड हुआ है, टरू मरू सब. OL has imported 7,000 units of a medicine at a cost of 70 million. यार ये कौन सी मेडिसिन है? 7,000 दवाइयां 70 मिलियन की आई हैं. डिवाइड करें जरा 70 मिलियन को 7,000 पे. 7,000 दवाइयां 70 मिलियन की आई हैं. 70 मिलियन डिवाइडेड बाय 7,000. 10,000 रुपए की फाइजर की वैक्सीन कर लेते हैं, एक फाइजर की वैक्सीन जो आपके अंदर घूम रही है. अच्छा, तो 10,000 रुपए की फाइजर की एक वैक्सीन हमने इंपोर्ट की है एट अ कॉस्ट ऑफ 70 मिलियन. कर ली है या करेंगे? कर ली है या करेंगे? करेंगे. OL हैज इंपोर्टेड, या कर ली है? कर ली है. However, in November 2018, a study was published in medical journal. एक मेडिकल जर्नल थे, ये जो होते नहीं डॉक्टर, इनका कोई हो गया अखबार खबूर, डॉक्टर्स एसोसिएशन जंग. इन नवंबर 2018 स्टडी वाज पब्लिश्ड इन मेडिकल जर्नल व्हिच रिवील्स दैट रिजल्ट्स ऑफ अल्टरनेट मेडिसिन आर मच बेटर. तो फाइजर से भी अच्छी अच्छी वैक्सीनें आ गई हैं, तो ये मार्केट में पता चल गया. तो एट ईयर एंड 5,000 यूनिट्स फॉर इन स्टॉक. अल्लाह का शुक्र है 2,000 बिक चुकी हैं. 2,000 की टेंशन लेनी है नहीं लेनी? एट ईयर एंड कितनी स्टॉक में पड़ी हैं? सिर्फ 5,000 वार इन स्टॉक. ऑन 25 जनवरी को उनमें से 4,000. एक बात याद रखिएगा, आपके साथ होनी है. क्यों होनी है? क्योंकि आपकी मेडिसिन फारग हो गई है. मैं ये नहीं कह रहा जो आपके अंदर फाइजर फिर रही है वो फारग हो गया IS 37 करने के बाद. मैं ये कह रहा हूं कि जब मेडिकल जर्नल में ये आ गया है, ये जर्नल एंट्रीज वाला जर्नल नहीं है, ये अखबार है. जब मेडिकल जर्नल में ये आ गया है कि आपकी दवाई फारग है और वो जो दूसरों ने दवाई भेजी है वो सही दवाया है, तो वो दवाई सही है. अब आप तैयार हो जाएं, ये 10,000 भी अगर आपको मिल गए तो आपकी किस्मत होगी. साल खत्म होने के बाद 4,000 यूनिट्स आपने 8,000 के बेच दिए. IS 10
IS10 IS10 ये जो आज ना एडजस्टिंग की एग्जांपल्स पढ़ी थी, पेज नंबर 251 पे, इधर देखो ना, रिसीट ऑफ इंफॉर्मेशन आफ्टर बैलेंस शीट डेट डेट ओवर दवाइयां वाज इंपेयर्ड एट बैलेंस शीट डेट। वैसे तो एक एडजस्टिंग इवेंट में वाजे तौर पे वजह भी पता चल रही थी, यहां तो मैंने लिखा है ना देयर वाज नो अपेरेंट रीजन, इधर तो अपेरेंट रीजन भी है। क्या रीजन है, क्या रीजन है, बोले बोले, मेडिकल जर्नल जो है वो इशू हो गया। यहां तो अपेरेंट रीजन भी है जिसकी वजह से हमारी दवाइयां फ्यूचर में क्या बिकी हैं, सस्ती बिकी हैं। अब आप मुझे बता दें, अगर हमारी दवाइयां सस्ती बिकी हैं, 4,000 पे एनआरवी लॉस बुक करूं या 5,000 पे? एक्सेलेंट, क्योंकि 4 बिक गई हैं नुकसान देके, जो 1,000 हैं वो जाके हमने किसी खलाई मखलूक को बेचनी है। वो 1,000 किसको बेचनी है, चांद पे जाके किसी को बेचनी है। वो 1,000 इंशाल्लाह पैसे प्रॉफिट देके जाएंगी। दीवाने हो गए हैं, क्या हो गया है? सवाल वाजे कह रहे हैं कि कोई और अच्छी हो गई है, और हमारे पास जो 5,000 पड़ी हुई थी, मिसाल के तौर पे मैंने 10 लैपटॉप मंगवाए हुए हैं अमेरिका से, उसमें से साल के बाद 8 मेरे सस्ते बिक गए हैं, तो बाकी जो 2 बिकने हैं वो भी सस्ते बिकने हैं। तो इसलिए ये ICAP ने थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आपका टेस्ट करने की कोशिश की थी कि 5,000 चीजें पड़ी हुई हैं, उनमें से 4,000 आपको नुकसान दे गई हैं, बाकी 1,000 भी इंशाल्लाह नुकसान ही देके जाएंगे। तो अब आप मुझे बता दें, जो मेरे पास पड़ी हुई है वो कितनी है ईयर एंड पे? 5,000। मेरे ख्याल से NRV को एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है, साल के बाद एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आ गई है NRV कैलकुलेशन के लिए, उसी को यूज कर लें। इट इज नॉट नाउ एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, तकरीबन कंफर्म होगी है सेलिंग प्राइस। और अभी तो हम 25 जनवरी पे खड़े हैं, डायरेक्टर्स ने कहां फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी ऑथराइज की होंगी, अभी तो हमारे हाथ में फिर रही हैं चीजें। अब बता दें किन पे लॉस बुक करूं? 5,000 पे। 2,000 की टेंशन ना लें, वो तो बिक चुकी है ना। 7 माइनस खरीदी कितनी थी? 7, पड़ी कितनी थी? 5 में से कितनी बेच दी, किस पर? अगले साल बेची, अगले साल बेची, हमारे साल पड़ी हुई थी, और 1,000 भी इंशाल्लाह लॉस दे के जाएंगी। कॉस्ट बोल दें 5,000 की, 10,000। NRV ना 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 ना, फॉर्मूला बताए ना, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल। कॉस्ट टू सेल भी दी हुई है सवाल में जी। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस 5,000 इंटू 8,000, नहीं वो फिर डायरेक्ट फिगर निकाल के ना उसका ले लेते हैं, रुपीज इन 1000 जी। 40,000 क्या होगी, ये कॉस्ट होगी ना ना, NRV नहीं है भाई, ये एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है। NRV इज इक्वल टू एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल माइनस एस्टिमेटेड रिपेयर कॉस्ट। एस्टिमेटेड रिपेयर कॉस्ट भी माइनस होती है अगर गिवन हो जी। इसका कितने %? नहीं नहीं, इसका 90% ना लो ना, इसका 10% ले लो, सही चल रहे हो आप भी, कोई मसला नहीं। 36,000 कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट 14,000 से। 14,000 कहां से आ गया? कॉस्ट और NRV का डिफरेंस, कॉस्ट और NRV का डिफरेंस 14,000। डन जी, को मजा आ रहा है पास पेपर करने का? को हो जाएंगे, को समझ आ जाएंगे पेपर में? ओके हाँ, आप फिर कह सकते हो कि फिर अगर जनरल वाजे तौर पे जनवरी में आता तो फिर ये एडजस्टिंग ना होता। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। और अगर सवाल में कुछ भी ना बताया होता कि जर्नल आया या नहीं आया, तो फिर एडजस्टमेंट होता, फिर एडजस्टमेंट होता। क्लियर? ओके। पॉइंट नंबर 2 जी, क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट नंबर 2। कमाल हो जाए अगर आप मुझे किताब का पेज नंबर ढूंढ के दिखा दें जहां से ये मैंने पढ़ाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट नंबर 2।
अब्दुल्ला, इन्होंने 2:30 बजे आज जुमा पढ़ना है कहीं जाके बच्चों में, ये पता करा के आए हैं किसी मस्जिद का, 2:30 बजे इन्होंने जुमा पढ़ना है। चलो 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 करो। पॉइंट नंबर 2, पार्ट बी नहीं अपलोड होना चाहिए, पार्ट ए थोड़ा सा। चलो 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 पढ़ो 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 पढ़ो। पॉइंट 2, क्यों मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। पॉइंट मेरा तो नहीं दिल चाह रहा आपको भेजने को। A new challenge is appearing after every 5 minutes. On 15 दिसंबर 2017 मैं बकरा लेके आ चुका हूँ। पहले वो तो की नीचे से रस्सी बांधी उसने खोल ली, फिर उसके गले में बांधी थोड़ी देर, वो उसने खोल ली। आज सुबह उसने जाली तोड़ दी थी दरवाजे की, वो वैशी हुआ हुआ है। अच्छा, तो पॉइंट नंबर 2 मुझे खुद समझ नहीं आ रही, सींग भी नहीं है उसके। पॉइंट नंबर 2, चले चले जल्दी। 15 दिसंबर 2017, साल खत्म होने से 16 कर लें, चलें 16 दिन पहले, 31 दिसंबर है ना। अ मशीन वाज डिस्पोज्ड ऑफ फॉर 35 लाख उत्तरी खैर टू रास्पबेरी लिमिटेड। हम कौन है? हम भी कुछ बेरी बेरी होंगे, हम क्या मेलन है? ओके, तो रास्पबेरी लिमिटेड को हमने मशीन बेच दी फॉर कैश। हाउएवर एज पर एग्रीमेंट एमएल, बस इसी तरह हंसते मुस्कुराते बैठे रहे। हाउएवर एज पर एग्रीमेंट एमएल वाज आल्सो एंटाइटल्ड। ऑनलाइन वाले आपसे भी आ गए, उनको पता है कितने मिनट रह गए हैं। However, as per agreement, ML was also entitled. ML को ये इजाजत है to additional amount of 15, मुझे भी नहीं पता कितने मिनट रहते हैं, to additional amount of बोले 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 15 लाख, which is dependent on passing certain production tests after installation of Oral's premises. हमने मशीन बेची है, जो बंदा हमसे मशीन खरीद के गया ना, उसने कह के मैं अपने प्रेमिसेस मेरा ला के चेक कर ला लगती भी है या नहीं, तो मैं ज़रा मशीन लगा के चेक कर लूँ, चीज़ें बना के चेक कर लूँ। अगर तेरी मशीन बला हुई ना, तो मैं जैसे बकरे वाले को कह के आऊँ 50,000 अभी पकड़ ले, और अगर इस बकरे ने खुश कर दिया तो 10 तुझे और दे दूंगा। ठीक है, तो ये उस किस्म का कोई सिनेरियो है। तो ऑन 15 दिसंबर 2017 अ मशीन वाज डिस्पोज्ड ऑफ 35 लाख टू रास्पबेरी। हाउएवर एज पर एग्रीमेंट एमएल वाज एंटाइटल्ड टू ML was entitled to additional amount of 15 लाख which is dependent upon passing certain production test after installation. अभी डायरेक्टर्स ने ऑथराइज नहीं की फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 25 जनवरी को कंफर्म हो गया कि प्रोडक्शन टेस्ट मीट हो गए हैं सक्सेसफुली। प्रोडक्शन टेस्ट मीट हो गए हैं सक्सेसफुली। जी बताएं भाई, जल्दी 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 जल्दी। डिटर्मिनेशन ऑफ परचेज प्राइस या सेल प्राइस, नहीं नहीं परचेज कहाँ है, वॉज डिस्पोज्ड। 35 लाख का वादा है, बाकी उसने क्या कुछ और भी दे दूंगा अगर प्रोडक्शन टेस्ट मीट कर जाएं। तो डायरेक्टर ने ऑथराइज करने से पहले प्रोडक्शन टेस्ट मीट कर, सर आपको कैसे पता डायरेक्टर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज कर दी है? भाई वो जनवरी फरवरी की डेटें डाला करेगा शुरू की, तो अभी तक हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हाथ में है। तो अब बता दें, क्या मैं 35 लाख पे सेल बुक करूं या 35 जमा 15 5 मिलियन के ऊपर सेल बुक करूंगा? और मैं क्या कह के आऊंगा, द डिटर्मिनेशन ऑफ परचेज प्राइस या सेल प्राइस आफ्टर द balance sheet date which had already been sold before the is an indicative of a condition या is an evidence of a condition that existed at balance sheet date, therefore it is an, so the sale price of machine is taken as 5 million because the production tests are met are meet नहीं। यार इस तरह की अंग्रेजियां जो है ना, उस पर जूते पड़ने चाहिए, खुदा के लिए अपनी अंग्रेजियां सही कर लो। ओके, ये कौन सा सवाल था? 4, डिटर्मिनेशन ऑफ सेल प्राइस आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड वेयर सेल हैज बीन मेड बिफोर द ईयर एंड इज कंसिडर्ड एज एन एडजस्टिंग इवेंट। कॉन्सिक्वेंटली एमएल विल रिकॉर्ड रिसीवेबल ऑफ 1.5 मिलियन एट ईयर एंड। फर्दर गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन हैज टू बी कैलकुलेटेड बाय कंसिडरिंग सच रिसीवेबल। अच्छा, मुझे ये बताएं सवाल पढ़ के कि बाकी पैसे कितने हैं? 3.5 मिलियन। कौन सा सवाल है? 4। अच्छा, एक लाइन ना एग्जाम में उसने बड़ी मजे की डाली है, जो सॉल्यूशन में उसने डाली है। 35 लाख आपको आ चुका है और बाकी ईयर एंड पे आया नहीं, तो ये क्या है? रिसीवेबल। तो अब आप मुझे बता दें, वो कहते हैं गेन लॉस
35 जमा 15 करके 50 को सामने रख के निकालें या 35 लाख को सामने रखे? तो ये जो बात उसने कैश वाली की और जो आने वाली की, उसको भी अल्लाह का शुक्र है उसने हल्का सा हिंट करा के चला गया कि 1.5 को कहां डाल दो? रिसीवेबल में, और 3.5 को कैश में डाल दो। रिसीवेबल और रिसीव को जमा करके टोटल सेल प्राइस 50 लाख। और अब जब गेन लॉस निकालेंगे तो 50 लाख को बीवी से, बीवी सवाल में अवेलेबल, क्योंकि आपको पता है हर सवाल में बीवी नहीं होती, तो बीवी सवाल में अवेलेबल, तो गेन लॉस हम निकाल, लेकिन उसने ये बता दिया कि ये कंसिडरेशन है, इसको बीवी से कंपेयर करना और क्या निकाल लेना? गेन लॉस खुद निकाल लेना। ओके, तो कमाल होगी यार, जबरदस्त होगी। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर ये किसी के बारे में बता रहे हैं भाई, हमें कुछ पता नहीं, हमें तो नहीं, हमने तो सुनाई दिया क्या हुआ है, पता नहीं क्या हो रहा है ये। नहीं, दोबारा ना बोलें, मैं फिर बुलवाऊंगा एक ही दफ़ा कि क्या हो रहा है। चलो यार ठीक है, बस ये क्वेश्चन 12 का 6 करें और छुट्टी कर लें यार। अभी से 3 मिनट ऊपर हुए थे। बातें जो है ना मैं दिल पे ले लेता हूँ, ऐसी किया ना करो। असल में मैं 2-3 एडजस्टमेंट मेरे कराने कराता था। 12 का 6 करें जी, 12 का 6 यार। असल में बात ये होती है, घर बैठ के भी तो करनी है, तो बच्चे क्लासों को क्लास समझते हैं, मैं समझता हूँ इकट्ठे बैठ के सवाल कर रहे हैं, तो ये फ़र्क है आप में और आप में। तो 31 दिसंबर 11 को हम खड़े हैं, मुझे बता दें जी क्या होगा? 15 फरवरी 2012 साल के मेरे ख्याल से कोई 1.5 महीने बाद WL ने अनाउंस कर दिया फाइनल डिविडेंड 2011 का, जिसमें 20% कैश डिविडेंड है और 10% बोनस है, यानी टोटल डिविडेंड 30% है फॉर इट्स ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। तो जरा इंग्लिश बनाने की कोशिश करें। Declaration या अनाउंसमेंट ऑफ डिविडेंड आफ्टर द year end is a non-adjusting event as per IAS 10. However, it will be disclosed in the notes to the financial statements. ठीक है, तो giving the amounts and details of dividend, अमाउंट्स और डिटेल्स वगैरह के 20% है, 10% है, इसकी डिटेल्स आप डिस्क्लोज करेंगे यूजर्स को, जैसे वो भी हमने डिस्क्लोज करके दिखाया था पैकेजेस वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, ये तो भाई की बात मैंने दिल पे ले ली थी, लेकिन कोई 1-2 पॉइंट तो मैं भी कराऊंगा। ये तो इसकी बात मैंने दिल पे ले ली थी, 1-2 पॉइंट मैं करवाऊंगा, वो आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 14 का 3, एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग। यार ये पॉइंट समझ लें थोड़ा सा फ्रेश माइंड के साथ। अच्छा यार, अपनी मोहतरम ये जो पॉइंट आप पढ़ने लगे हो, अपनी अकल लगा रहे हो या IAS 10? पहले ये डिसाइड कर लें। अकल लगाएंगे तो गलत जगह पे जाएंगे अकल लगाएंगे तो गलत जगह पे जाएंगे। मुझे बता दें गवर्नमेंट ने अनाउंस कब किया है? 18 अगस्त को। 18 अगस्त को क्या अनाउंस किया है? कि मैं तेरे पिछले साल के रेट बदलूंगा, तो देख तेरे साथ करता क्या हूं, तेरे पिछले साल के रेट बदल देता हूं। यानी जो हमारा साल है, केड़ा साल है हमारा? 30 जून 10। भाईजान ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, IAS 10 पे रहें। क्या हुआ था साल से पहले? कोई अनाउंसमेंट हुई है साल से पहले? लेकिन मेरा भी दिल चाह रहा है, आपका भी दिल चाह रहा है कि पिछले साल का टैक्स जो है ना सही वाले रेटों पे आना चाहिए, जो नए वाले रेट डिसाइड हुए हैं। लेकिन क्या करें अब? IAS 10 क्या कह रहे हैं? इट इज नॉन एडजस्टिंग। हाउएवर इफ गवर्नमेंट वुड हैव अनाउंस्ड इट ऑन 29 जून दैट फॉर आवर ईयर द रेट्स विल बी इतने, फिर तो एग्जिस्ट कर रहे थे सर्कमस्टांसेस। तो इस एडजस्टमेंट में 90% बच्चा इसे कहता है एडजस्ट करो, अकल लगा रहा होता है, IAS 10 नहीं लगा रहा होता है। तो भाईजान अगर IAS 10 लगवाना है ना तो उसी को पढ़ाया जाना ना, IAS 10 को ही। तो अगर इट रिलेट्स टू अ सर्कमस्टांसेस दैट
डेट एग्जिस्ट एट बैलेंस शीट डेट कैसे? ये जो अनाउंसमेंट है, ये अनाउंसमेंट कब हुई? साल के बाद हुई। इट अरोज टू अ सर्कमस्टांसेस दैट अरोज। आप मुझे बता दें कि अगर पुराना रेट 30% है और कोई नया रेट 32% है, तो मुझे पता कब चला है? ईयर एंड के बाद। तो मैं अपने साल वाली लाइबिलिटीज किस पे बुक करूं, 30% पे या 32% पे? However, if it is material, then I will। और बबलूज, आपने IAS 12 में ये पढ़ा हुआ था कि हमारे साल अगर अगले साल का रेट पता चल जाए कि क्या लगना है, या इसी साल का भी रेट पता चल जाए, तो फिर वो यूज करें। अभी तो पता ही नहीं चला, हमें पता कब चला? आफ्टर ईयर एंड। तो क्या पता, एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग? नॉन एडजस्टिंग। तो सिंपल इसको रखें, इसको कॉम्प्लिकेट ना करें। और पॉइंट 4 जो है वो मेरी तरफ से तोहफा है। ये तो आपको पता है, डिविडेंड अनाउंस हो रहा है। ये कौन सा डिविडेंड होगा वैसे? फाइनल डिविडेंड होगा, क्योंकि 30 जून 2010 है, तो इसको भी क्या करेंगे? डिस्क्लोज करेंगे। अच्छा यार, ये ऐसे ही ना कुछ बच्चे, यानी सेशन ख़त्म हो जाता है और फिर कभी कहते हैं कि यार वो हमें बताया ही नहीं कि 37 के MCQs कैसे आते हैं, और हमें बताया ही नहीं कि वो कंसोलिडेशन में MCQs कैसे आते हैं। कुछ हमें अगर कुछ सर ने कोई 2-4-6 करा दिए होते तो हमें भी पता चल जाता कैसे करते हैं। तो उसके लिए कोई हल्का फुल्की वीडियो अपलोड होगी ऑनलाइन और यूट्यूब वालों, तो वो आज शाम को देख लीजिएगा, अगर हल्की फुल्की ऐसी मैंने कोई कर दी तो। ठीक है, बंद करो यार।